क्या आप तैयार हैं एक ऐसी दुनिया के लिए जहां हर लफ्ज में जादू है, हर कहानी में राज है। मैं लाया हूं आपके लिए कमाल की ऑडियो बुक्स, तो इंतजार किस बात का। ये कहानी शुरू होती है लड़के से जिसे सिस्टम बहुत ताकतवर बनाता है। यंग जी सबसे आगे उड़ रहा था और किन ये उसके ठीक पीछे पीछे चल रहा था। महान मिंग के शाही शहर के ऊपर पहुंचकर पहरेदार सैनिकों ने यंग जी को देखकर एक घुटने पर बैठकर उनका अभिवादन किया। प्रणाम तीसरे राजकुमार। यंग जी ने समर्थन के भाव से अपना हाथ उठाया और कहा, आप उठ सकते हैं। सैनिक जमीन से उठे, यंग जी के पीछे उड़ते हुए किन ये को देखा और बोले, तीसरे राजकुमार, विपत्ति अवस्था से नीचे के लोगों के लिए शाही शहर के भीतर उड़ना मना है। आपके पीछे खड़े इस युवा स्वामी की साधना अभी विपत्ति अवस्था तक नहीं पहुंची है, इसलिए आप देख लीजिए। यंग जी ने कहा, वह मेरे घर में मेहमान है, उसे इस नियम का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। सिपाही बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा और बोला, तीसरे राजकुमार, नियमों को तोड़ा नहीं जा सकता। यंग जी ने अपनी आंखें सिकुड़ी, सैनिक की ओर देखा और एक एक शब्द करके कहा, क्या तुमने अभी जो मैंने कहा वह स्पष्ट रूप से नहीं सुना? सिपाही ने सख्ती से कहा, तीसरे राजकुमार को रिपोर्ट करना है। पहले राजकुमार ने इस नियम पर विशेष रूप से पहले ही जोर दिया था, इसलिए कृपया मेरे लिए चीजें मुश्किल न बनाएं, तीसरे राजकुमार। यह सुनकर यंग जी का चेहरा तुरंत उदास हो गया और उसने कहा, अच्छा, बहुत अच्छा, तो अब मेरी बातें बेअसर हो गई हैं, क्या यही बात है? यंग जी ने अपनी छाती से एक सोने का टोकन निकाला जिस पर एक सोने का ड्रैगन खुदा हुआ था और उसे सैनिक की ओर फेंक दिया। बूश! सोने का वह टोकन हवा में एक चाप बनाता हुआ अत्यंत तेज गति से सैनिक की ओर उड़ गया। सिपाही ने हाथ बढ़ाकर सोने की वस्तु को पकड़ लिया और उस सोने की वस्तु से एक जबरदस्त शक्ति उत्पन्न हुई। पैर पटको, पैर पटको, पैर पटको। सिपाही का शरीर कुछ कदम पीछे हटने के लिए मजबूर हो गया, उसकी सांसें अनियमित हो गईं, उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसके मुंह के कोने से खून की एक बूंद बह निकली। अपनी गति रोकते हुए सैनिक ने उस टोकन को देखा जिसके सामने की तरफ एक सुनहरा ड्रैगन उकेरा गया था और पीछे की तरफ 4 बड़े अक्षरों में, मानो मैं वहां मौजूद था, लिखा हुआ था। तुरंत ही वह दोनों घुटनों के बल बैठ गया और दोनों हाथों से उस टोकन को अपने सिर के ऊपर पकड़ लिया। यंग जी ने चिड़चिड़े स्वर में कहा, क्या अब इस सैनिक के नियम बदले जा सकते हैं? सिपाही का शरीर छलनी की तरह कांप रहा था और उसने कहा, जी हाँ तीसरे राजकुमार, कृपया अंदर आइए। स्वर्ण चिन्ह वापस लेते हुए यंग जी ने किन ही से कहा, भाई किन, कृपया। एक छोटे से शहर के रक्षक सैनिक द्वारा अपमानित किए जाने से यंग जी का दिल अब बहुत दुखी था। किन ही के सामने उसकी और भी शर्मिंदगी हुई जब वह राजकुमार के महल में पहुंचते ही उससे बेपरवाह होने का नाटक करते हुए बातें करने और हंसने लगा। यंग जी और किन ही के जाने के 1/4 घंटे से भी कम समय बाद नान तियानलोंग अपने साथ अंगरक्षकों की एक टुकड़ी लेकर उसके पास पहुंचा। नान तियानलोंग ने कहा, इस व्यक्ति ने विदेशी जातियों के साथ मिलकर मेरी महान मिंग राजवंश की स्थिरता को कमजोर करने का प्रयास किया है, इसे फांसी दे दो। अब सैनिक का चेहरा यंग जी के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाले भावों से रहित था, उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसने कहा, महोदय, मेरे साथ अन्याय हुआ है। नान तियानलोंग ने सैनिक की चीखों को अनसुना कर अपनी लंबी छुरी निकाल ली। हाथ के इशारे से और चाकू के गिरने से सैनिक का सिर जमीन पर जा गिरा। नान तियानलोंग ने सैनिक के सिर की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, अज्ञानी मूर्ख, क्या तुमने सोचा था कि प्रथम राजकुमार की कमान में शामिल होकर तुम तीसरे राजकुमार को बेपरवाही से उकसा सकते हो? नान तियानलोंग ने अपने आसपास के अन्य सैनिकों पर एक नजर डाली और कुछ इशारा करते हुए कहा, अगर ऐसी घटना दोबारा हुई तो उन सभी को मौत की सजा दी जाएगी। शहर की दीवार पर तैनात अन्य सैनिकों ने अपने सिर झुका लिए और बोलने की हिम्मत नहीं की। कहावत के अनुसार नरक के राजा से निपटना आसान है, लेकिन छोटे शैतानों से निपटना मुश्किल है। यंग जी के लिए इस सैनिक से बहस करना अशोभनीय होता, इसलिए उसने अपने अधीनस्थ नान तियानलोंग को इस मामले को संभालने के लिए भेजा। एक ओर तो इसका उद्देश्य अधिकार स्थापित करना और दूसरों को यह संकेत देना था कि दुबला पतला ऊंट घोड़े से बड़ा होता है। दूसरी ओर यह स्वाभाविक ही था कि वह अपना गुस्सा निकाले। भला वह इस बात को इतनी आसानी से कैसे बुला सकता था कि महान मिंग राजवंश के प्रतिष्ठित तीसरे राजकुमार को एक नगर रक्षक सैनिक ने परेशानी में डाल दिया था। नान तियानलोंग के पीछे स्थित राजकुमार के महल के पहरेदारों ने तुरंत शव को ठिकाने लगा दिया। अपना काम पूरा करने के बाद नान तियानलोंग मुड़ा और लोगों की एक टीम के साथ चला गया। नान तियानलोंग के जाने के बाद अन्य नगर रक्षक सैनिकों ने एक एक करके कहा, मुझे वांगेर हमेशा से नापसंद रहा है। क्या उसे लगता था कि प्रथम राजकुमार के संरक्षण में वह अजय है? उसे सचमुच जीना या मरना नहीं आता था। उसने तीसरे राजकुमार को भी सम्मान नहीं दिया, वह मरने के लायक था। तीसरा राजकुमार भी एक निर्दयी चरित्र है। ऐसा लगता है कि भविष्य में जब हम उससे मिलेंगे तो हमें अधिक सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता होगी। इन राजकुमारों में से कौन भला भला है? अब तक तो सिर्फ तीसरा राजकुमार ही पहले राजकुमार से सिंहासन के लिए लड़ रहा है। भला ऐसा राजकुमार भला भला कैसे हो सकता है? तीसरे राजकुमार के महल के अंदर तीसरे राजकुमार ने किन ही से कहा, भाई किन, अब से यह भाई किन का घर होगा। आंगन को भाई किन के लिए पहले ही साफ कर दिया गया है। किन ही ने हाथ जोड़कर कहा, भाई यंग जी, मैंने महान मिंग अकादमी का नाम बहुत पहले सुना था। क्या मैं भाई यंग जी से महान मिंग अकादमी में मेरे लिए एक मानद पद की व्यवस्था करने का अनुरोध कर सकता हूँ? महान मिंग अकादमी, महान मिंग राजवंश की सर्वश्रेष्ठ अकादमी। यह महान मिंग राजवंश के सबसे उत्कृष्ट प्रतिभावान व्यक्तियों को एकत्रित करता है और प्रत्येक वर्ष विभिन्न क्षेत्रों में अनगिनत प्रतिभाओं को महान मिंग राजवंश में भेजता है। उपरोक्त जानकारी किन ही द्वारा शाही शहर में प्रवेश करने और अपनी दिव्य चेतना को बिखेरने के दौरान एकत्रित की गई थी। तीसरे राजकुमार के महल में रहना निश्चित रूप से आरामदायक है, लेकिन किन ही को इस आराम की जरूरत नहीं है। सिस्टम टास्क केवल 1 वर्ष की अवधि देता है। 1 वर्ष के भीतर महान मिंग राजवंश का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनने का अर्थ है कि किन ही को इस अवधि के दौरान लगातार विपत्ति चरण और महायान चरण को पार करना होगा। ये 2 स्तर तभी संभव है। किन ही के पास बचा हुआ समय बहुत ही कम है और तीसरे राजकुमार के महल में महायान अवस्था तक पहुंचना स्पष्ट रूप से असंभव है। इसलिए किन ही को एक ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहां से वह जल्दी से साधना संसाधन प्राप्त कर सके, और ग्रेट विंग अकादमी सबसे अच्छा विकल्प है। किन ही की बातें सुनकर यंग जी की आंखें चमक उठी और उसने कहा, भाई किन, क्या आपका मतलब है कि आप ग्रेट विंग अकादमी जाना चाहते हैं? ये तो बहुत आसान है। हाँ हाँ। किन ही यंग जी के प्रदर्शन से थोड़ा हैरान था और उसने पूछा, भाई यंग जी इतने खुश क्यों हैं?
यंग जी ने उत्तर दिया, भाई किन, आपको नहीं पता, महान मिंग अकादमी प्राचीन काल से ही महान मिंग राजवंश की नींव रही है। अगर भाई किन अकादमी में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर पाते हैं तो इससे हमारे बड़े भाई के खिलाफ अगली लड़ाई में हमारी सेनाओं पर पड़ने वाला दबाव काफी कम हो जाएगा। भाई किन की साधना और योग्यता को देखते हुए महान मिंग अकादमी में एक साधारण शिक्षक होना व्यर्थ होगा। क्यों न मैं भाई किन को ग्रेट मिंग अकादमी में एक वरिष्ठ शिक्षक के रूप में नियुक्त करने का परिचय कराऊं। यंग जी के स्पष्टीकरण के बाद किन ये को समझ में आ गया कि सीनियर ट्यूटर क्या होता है, ठीक वैसे ही जैसे ब्लू स्टार यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट ट्यूटर होता है। लेकिन यह ब्लू स्टार के ग्रेजुएट ट्यूटर की तुलना में कहीं ज्यादा आसान है। आपको हर साल केवल कुछ ही छात्रों को पढ़ाना होता है। किन ये ने कहा, मैं भाई यंग जी की व्यवस्था सुनूंगा। यंग जी ने जोश और दृढ़ता के साथ काम किया। किन ये से इस मामले पर बात करने के बाद वह इसे सुझाने के लिए राजकुमार के महल से बाहर निकल गया। वह दोपहर तक वापस नहीं आया और उसके वापस आने के बाद यंग जी का चेहरा कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा था। ये देखकर किन ये ने पूछा, भाई यंग जी क्या हुआ? यंग जी ने गुस्से से जवाब दिया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे बड़े भाई की शक्ति इतनी तेजी से बढ़ गई है और यहाँ तक कि ग्रेट मिंग अकादमी भी लगभग पूरी तरह से मेरे बड़े भाई के नियंत्रण में है। बोलने के बाद यंग जी ने शर्मिंदा भाव से किन ये से कहा, भाई किन, ग्रेट मिंग अकादमी के पुराने जिद्दी लोगों ने शुरू में कहा था कि आप एक अज्ञात स्रोत से आए हैं और उन्होंने आपको ग्रेट मिंग अकादमी में शिक्षक बनने से मना कर दिया था। बाद में जब मैंने उनसे बहस की तो उन बूढ़े जिद्दी लोगों ने मुझे जाने दिया, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि ग्रेट मिंग अकादमी में ट्यूटर बनने के लिए आपको 3 दौर की परीक्षाओं से गुजरना होगा। ये सचमुच अनुचित है। जब मेरे बड़े भाई ने अतीत में महान मिंग अकादमी में ट्यूटर बनने के लिए दूसरों की सिफारिश की थी तब इन जिद्दी बूढ़े लोगों के समूह ने कोई शर्त क्यों नहीं रखी? भाई किन, चिंता मत करो, मैं फिर से मध्यस्थता करूंगा और मैं निश्चित रूप से भाई किन को 1 महीने के भीतर ग्रेट मिंग अकादमी में प्रवेश दिलाऊंगा और उन्हें वरिष्ठ शिक्षक बना दूंगा। किन ये के लिए 1 महीना बहुत लंबा समय है। किन ये के पास अब समय बहुत कम है और उसे हर मिनट और हर सेकंड का पूरा उपयोग करना होगा। किन ये ने कहा, भाई यंग जी, क्या ये सिर्फ 3 परीक्षण नहीं है? मैं सहमत हूँ। यंग जी ने सलाह दी, भाई किन, ये बूढ़े जिद्दी लोग तुम्हें बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ने देंगे। वे तुम्हें छुपकर मारने की कोशिश भी कर सकते हैं। मेरा सुझाव है कि आप 1 महीने तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें। मैं इस महीने आपके साथ शाही शहर का भ्रमण करूंगा और आपको शाही शहर के रीति रिवाजों और परंपराओं से परिचित कराऊंगा। किन ये के चेहरे पर कोई भय नहीं था और उसने कहा, मैंने अपना मन बना लिया है। भाई यंग जी, कृपया मुझे और समझाने की कोशिश न करें। यंग जी ने बेबसी से कहा, तो मैं आपकी बात मान लेता हूँ। भाई किन, परीक्षण के दौरान अगर कोई खतरा उत्पन्न होता है तो तुरंत परीक्षण रोक देना। किन ये ने पूछा, भाई यंग जी, ये तीनों परीक्षण क्या है? यंग जी ने समझाया, अकादमी आपके खिलाफ पहियों की लड़ाई शुरू करने के लिए 3 वरिष्ठ प्रशिक्षकों को भेजेगी। यदि आप अकादमी के 3 वरिष्ठ प्रशिक्षकों के खिलाफ पहियों की प्रतियोगिता जीत लेते हैं तो आप उत्तीर्ण हो जाएंगे। कुछ देर रुकने के बाद यंग जी ने कहा, अकादमी में केवल 8 वरिष्ठ प्रशिक्षक हैं और उनमें से प्रत्येक विपत्ति क्षेत्र में है। अकादमी के पुराने हठी लोग देख रहे हैं कि आपकी साधना एकीकरण के क्षेत्र में है और वे जानबूझकर आपके लिए मुश्किलें पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कई खतरे हो सकते हैं। प्रतियोगिता में एक पक्ष द्वारा अनजाने में दूसरे पक्ष को मार देना बहुत आम बात है। तो भाई किन, 2 बार सोचो। किन ये की आंखों में हत्या का इरादा झलक उठा और उसने कहा, अगर वे मुझे मारना चाहते हैं तो उन्हें यह विचार करना होगा कि क्या उनमें ऐसा करने की क्षमता है। जब यंग जी और किन ये बात कर रहे थे तभी नान तियानलोंग बाहर से अंदर आया और बोला, युवा स्वामी, मामला सुलझ गया है। यंग जी ने सिर हिलाकर यह दिखाया कि वह जानता है। नान तियानलोंग एक तरफ खड़ा हो गया और उत्सुकता से किन ये को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। यंग जी द्वारा भेजे गए संदेश से वह पहले से ही किन ये की वर्तमान साधना और युद्ध शक्ति के बारे में जानता था, जिसमें किन ये द्वारा एक ही बार में फॉलिंग स्टार पर्वत को नष्ट करने का मामला भी शामिल था। जब नान तियानलोंग ने वास्तव में किन ये को देखा तब भी वह अपने दिल में मौजूद आश्चर्य को दबा नहीं सका। बहुत दिनों बाद मिले युवा मास्टर किन को उनकी साधना में हुई शानदार प्रगति के लिए बधाई। नान तियानलोंग ने किन ये के सामने हाथ जोड़कर अभिवादन किया। किन ये ने फॉलिंग स्टार माउंटेन्स के पूर्व नगर स्वामी की ओर देखा और अभिवादन का जवाब देते हुए कहा, नगर स्वामी नान विनम्रता दिखा रहे हैं। पहले छोटे मालिक और छोटे मालिक किन आपस में बातचीत कर लें, मैं भोज की तैयारी करने जाता हूँ। ये देखकर कि यंग जी और किन ये कुछ कहना चाहते हैं, नान तियानलोंग ने एक बहाना ढूंढा और चतुराई से पीछे हट गया। रात के समय तीसरे राजकुमार का महल जगमगा रहा था। भोज में तीसरे राजकुमार और किन ये एक दूसरे को टोस्ट दे रहे थे और बातें कर रहे थे। अधिकांश समय तीसरा राजकुमार बोल रहा था और किन ये ध्यान से सुन रहा था। तीसरे राजकुमार के मुख से किन ये की इस दुनिया के बारे में समझ थोड़ी और स्पष्ट हो गई। स्वर्गीय बंजर भूमि का क्षेत्र इतना विशाल है कि महान आरोहण क्षेत्र के विशेषज्ञ के लिए भी इसकी कल्पना करना असंभव है। स्वर्गीय बंजर भूमि के पूरे क्षेत्र की यात्रा करने में लगभग दशकों लग जाएंगे। किंवदंती के अनुसार स्वर्गीय बंजर भूमि क्षेत्र के केंद्र में अमर प्राणी रहते हैं और उनमें से एक से अधिक हैं। स्वर्गीय बंजर भूमि क्षेत्र में स्थित महान मिंग राजवंश अपेक्षाकृत दूरस्थ स्थान पर था। फिर भी अगर महान मिंग राजवंश की शक्ति ब्लू स्टार पर आ जाए तो वह ब्लू स्टार को पल भर में नष्ट कर सकती है। इससे स्वर्गीय बंजर भूमि क्षेत्र में साधना करने वालों के समग्र शक्ति स्तर का पता चलता है। भोज समाप्त हुआ और मेजबान एवं अतिथि प्रसन्न थे। एक दासी के नेतृत्व में किन ये उस आंगन में आया जिसे यंग जी ने उसके लिए व्यवस्थित किया था। अगली सुबह किन ये सुबह जल्दी उठी, जल्दी से हाथ मुंह धोया और आंगन में इंतजार करने लगी। कुछ ही देर बाद नान तियानलोंग आंगन के बाहर प्रकट हुआ और बोला, युवा स्वामी किन, युवा स्वामी आपको आमंत्रित करते हैं। नान तियानलोंग के बाद यंग जेड के आवाज तक यंग जी ने कहा, भाई किन, कल मैंने किसी को ग्रेट मिंग अकादमी में उन पुराने हठी लोगों को ये सूचित करने के लिए भेजा था कि हमने तीनों परीक्षणों को स्वीकार कर लिया है। मुझे लगा था कि परीक्षा 3 दिनों में आयोजित हो जाएगी, लेकिन आज सुबह ग्रेट मिंग अकादमी ने एक छात्र को संदेश देने के लिए भेजा। कहना बेहतर है कि किसी दिन अचानक से परीक्षा होने की बजाय पहले से ही दिन चुन लिया जाए और परीक्षा आज के लिए ही निर्धारित की जानी चाहिए। इस बारे में बात करते हुए यंग जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे आप पर हमला करने के लिए इतने अधीर होंगे। ऐसा लगता है कि वे बड़े भाई पर ही निर्भर रहने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। किन ये ने हल्के से कहा, भाई यंग जी, परीक्षा कब शुरू होगी? यंग जी ने कहा, 1 घंटे में। किन ये ने कहा, तो चलिए चलते हैं।
यंग जी ने आश्चर्य से किन यी की ओर देखा और कहा, भाई किन, क्या आप तैयारी नहीं करने वाले हैं? किन यी ने सिर हिलाते हुए कहा, मुर्गियों और कुत्तों का एक झुंड है, तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं है। किन यी को इतना आत्मविश्वास से भरा देखकर यंग जी के मन में जो अनिश्चितता छाई हुई थी उसे थोड़ी राहत मिली। आगे बढ़ते हुए उसने किन यी के कंधे पर थपथपाया और कहा, भाई किन सही कह रहे हैं, मुर्गियों और कुत्तों का झुंड, हाँ हाँ, चलो अब रवाना होते हैं। नान तियानलोंग ने उन दोनों को अवाक होकर देखा और मन ही मन निंदा करने से खुद को रोक नहीं पाया। महान मिंग राजवंश में केवल तुम दोनों ही विपत्ति क्षेत्र को मुर्गियों और कुत्तों का समूह कहने का साहस करते हो। उन दोनों के जाने की पीठ देखकर वहीं खड़े नान तियानलोंग ने तेजी से उनका पीछा किया। उसी समय महान राजकुमार के महल में महान राजकुमार यंग ये अपने सामने रखी दो सूचनाओं को देख रहे थे। एक पत्र किंगयांग शहर के नए नगर प्रमुख हुआंग यांग द्वारा भेजा गया था, जिसमें किन यी द्वारा एक ही वार में फॉलिंग स्टार पर्वतमाला को नष्ट करने की घटना के साथ साथ तीसरे राजकुमार यंग जी के साथ उनके घनिष्ठ संबंधों का भी उल्लेख था। हुआंग यांग द्वारा भेजी गई जानकारी को नीचे रखते हुए उसने जानकारी का एक और टुकड़ा उठाया। दूसरी जानकारी ग्रेट मिंग अकादमी द्वारा भेजी गई थी, जिसमें अकादमी के प्रशिक्षक और किन यी के बीच युद्ध के समय के बारे में लिखा गया था और कुछ प्रशंसात्मक शब्द भी लिखे गए थे, जैसे कि यह आशा करना कि महामहिम राजकुमार युद्ध देखने जाएंगे इत्यादि। जब यंग ये ने सूचना में एक वाक्य देखा तो वह अचानक मुस्कुरा उठा। ये शब्द इस प्रकार लिखे गए थे, कृपया निश्चिंत रहें महाराज, हम निश्चित रूप से तीसरे राजकुमार द्वारा अनुशंसित व्यक्ति को बिना दफन स्थान के मरने देंगे। यंग ये ने बाहर खड़े पहरेदारों को बुलाया और कहा, गाड़ी तैयार करो, ग्रेट मिंग अकादमी चलो। गार्ड ने आदरपूर्वक कहा, जी। महान राजकुमार यंग ये अभी तक सिंहासन पर नहीं बैठे हैं, लेकिन उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए कुछ शब्द मूल रूप से सिंहासन पर बैठने के समान ही हैं। ग्रेट मिंग अकादमी। यंग जी के शक्तिशाली समूह ने ग्रेट मिंग अकादमी में प्रवेश किया। सबसे आगे यंग जी और किन यी थे, उनके पीछे नान तियानलोंग और पहरेदार थे। ग्रेट मिंग अकादमी के मार्शल आर्ट के मैदान में प्रवेश करते ही समूह ने अपनी अपनी सीटें ले ली। इसी दौरान एक बूढ़ा व्यक्ति आकाश से नीचे गिर पड़ा। यंग जी के पास आकर उन्होंने यंग जी को हल्का सा प्रणाम किया और कहा, महामहिम तृतीय राजकुमार का आना हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है। यंग जी ने बेरुखी से कहा, डीन वांग, बकवास करना बंद करो, अगर तुमने मुझे इतना परेशान न किया होता तो क्या मैं यहाँ आती? यंग जी द्वारा सीधे तौर पर बेनकाब किए जाने पर भी डीन वांग नाराज नहीं हुए और मुस्कुराते हुए बोले, महामहिम तृतीय राजकुमार, क्रोधित न हो, ये सब नियमों के अनुसार ही किया जाना चाहिए। यंग जी ने उपहास करते हुए कहा, नियम? कैसे नियम? मुझे कैसे पता ही नहीं चला कि ऐसे नियम भी होते हैं। जब बड़े भाई दूसरों की सिफारिश करने आए तो डीन वांग ने नियमों का जिक्र क्यों नहीं किया? डीन वांग अपने चेहरे के भावों को छिपा नहीं सका, इसलिए उसे विषय बदलना पड़ा। उसने किन यी की ओर देखा और कहा, इसकी तुलना में ये युवा प्रतिभा तीसरे राजकुमार द्वारा अनुशंसित है। निश्चित रूप से युवावस्था से ही एक नायक निकलता है। इतनी कम उम्र में ही उसने एकीकरण क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है, उसका भविष्य असीम है। बोलने के बाद डीन वांग ने किन यी से हाथ मिलाने की तैयारी में अपना हाथ आगे बढ़ाया। पा, एक तीखी आवाज के साथ यंग जी ने अपनी हथेली पीछे खींच ली। अभी अभी यंग जी ने हाथ बढ़ाकर डीन वांग के बढ़े हुए हाथ को सीधे झटक दिया। ये देखकर कि यंग जी ने उसे कोई सम्मान नहीं दिया, डीन वांग के पास यहाँ रुकने के लिए कोई शब्द नहीं थे। उसने अपना सिर घुमाया और चला गया। डीन वांग के जाने के बाद यंग जी ने किन वेई का परिचय देते हुए कहा, अभी अभी जो व्यक्ति सामने आया है वह वांग चेंगफेंग है, जो दामिंग अकादमी के 3 डीन में से एक है। उनकी साधना पहले ही महान आरोहण क्षेत्र के मध्य चरण तक पहुंच चुकी है और यहाँ तक कि मेरे पिता भी उनके साथ शिष्टाचार से पेश आते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह अब मेरे बड़े भाई की सुलह की पेशकश को स्वीकार कर लेंगे। किन वेई ने वांग चेंगफेंग की लुप्त होती आकृति को देखा और कहा, महान आरोहण क्षेत्र के मध्य चरण में उसकी शक्ति वास्तव में अथाह है। किन वेई को वांग चेंगफेंग से अत्यधिक खतरा महसूस हो रहा था, मानो इस व्यक्ति की हर हरकत से धरती धराशायी हो जाएगी। जब किन वेई और उनके साथी इंतजार कर रहे थे तभी मार्शल आर्ट के अखाड़े में लोगों का एक और समूह प्रकट हुआ। जब यंग जी ने लोगों के इस समूह को प्रकट होते देखा तो उसकी आंखें सिकुड़ गईं और फिर उसने अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। नान तियानलोंग ने लोगों के इस समूह की ओर इशारा करते हुए किन वेई को समझाया, युवा स्वामी किन, यह प्रथम राजकुमार यंग ये की शक्ति है। किन वेई ने थोड़ी जिज्ञासा के साथ दूसरे पक्ष की ओर देखा। प्रथम राजकुमार का चेहरा, जो कि प्रसन्न होना चाहिए था, इसके विपरीत उदासी से भरा हुआ था। यह देखकर कि यंग जी उसे नजरअंदाज कर रहा है, यंग ये ने अपने पीछे बैठे लोगों को बैठने का इंतजाम किया। फिर वह अकेले किन वेई के पास आया, यंग जी की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तीसरे भाई, बहुत दिनों बाद मिले। यंग जी ने ठंडी सी सांस ली और कुछ नहीं बोला। यंग ये ने ऊपरी तौर पर सौम्य लेकिन वास्तव में उपहासपूर्ण लहजे में कहा, तीसरे भाई, जब आप अपने बड़े भाई को देखते हैं तो बोलते नहीं हैं, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जो लोग पहले आपका समर्थन करते थे वे अब एक एक करके दूसरों की ओर रुख कर रहे हैं। यंग जी ने अपना मुंह खोला और व्यंग्यपूर्वक कहा, बड़े भाई, दूसरों की ओर मुड़ने की बात क्यों कर रहे हो, सीधे अपनी ओर मुड़ने की बात क्यों नहीं कर देते? यंग ये को यंग जी से इतनी सीधी बात की उम्मीद नहीं थी। हालांकि वह मन ही मन थोड़ा हैरान था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई शर्मिंदगी नहीं थी। उसने कहा, पक्षी बैठने के लिए अच्छे पेड़ चुनते हैं और मनुष्य भी ऐसा ही करते हैं। यंग ये ने यंग जी के बगल में बैठे किन वेई की ओर देखा और कहा, इस युवा स्वामी की तुलना में अगला परीक्षा देने वाला वही होगा। किन वेई की साधना और युद्ध शक्ति के बारे में सोचते हुए यंग ये के हृदय में प्रतिभा के प्रति थोड़ी सी श्रद्धा जागृत हुई और उसने कहा, युवा स्वामी की उम्र और साधना को देखते हुए उनका भविष्य असीम है। डूबते जहाज पर क्यों ठहरना? जब जहाज डूबेगा तो युवा कप्तान शायद ही बच पाए। मेरे पास क्यों नहीं आते? मैं गारंटी देता हूं कि युवा मालिक भविष्य में तेजी से तरक्की करेगा और जो चाहेगा वह हासिल करेगा। यंग ये को इतनी बेशर्मी से लोगों का शिकार करते देख यंग जी की आंखों में क्रोध भर आया और उसकी आवाज धीमी हो गई। बिग ब्रदर, क्या इतना स्पष्ट होना थोड़ा अनुचित नहीं है? यंग ये ने व्यंग्य करते हुए कहा, तीसरे भाई, इसमें अनुचित क्या है? मैं इस युवा स्वामी को अंधकार का त्याग करके प्रकाश की ओर मुड़ने की सलाह दे रहा हूँ। क्या यह गलत है? यंग जी गुस्से से खड़ी हो गई और बोली, तुम। यंग जी के बोलने से पहले ही किन वेई खड़ी हो गई, सीधे प्रथम राजकुमार यंग जी की ओर देखा और बोली, प्रथम राजकुमार महोदय,
आप भाई यंग जी की कमान में क्यों नहीं शामिल हो जाते? मुझे लगता है कि यह भी एक तरह से अंधकार को त्याग कर प्रकाश की ओर मुड़ने जैसा होगा। किन की यह बात सुनकर यंग ये की आंखों में हत्या का भाव कौंध गया और उसने ठंडी सांस ली। चूंकि तुम इतने कृतघ्न हो तो मुझे दोष मत दो। बोलने के बाद यंग ये ने अपना सिर घुमाया और अपनी सीट पर वापस बैठ गया। ये देखकर कि किन ने यंग ये को नाराज कर दिया था और यंग ये द्वारा किए गए सभी वादों को ठुकरा दिया था, यंग जी के मन में थोड़ी सी भावना जागी। उसने किन की ओर देखा और कहा, भाई किन। किन ने कहा, हम एक दूसरे को जानते हैं और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। समय तेजी से बीत गया और पलक झपकते ही परीक्षा शुरू होने का समय आ गया। उस समय स्टेडियम छात्रों और शिक्षकों से खचाखच भरा हुआ था जो मैच देख रहे थे। वांग चेंगफेंग अखाड़े में दाखिल हुए, दोनों ओर देखा और कहा, इस बार यह परखने का समय है कि क्या मेरा मित्र किन दामिंग अकादमी में वरिष्ठ शिक्षक बनने के योग्य है या नहीं। परीक्षा के नियम, किन लगातार 3 वरिष्ठ शिक्षकों को चुनौती देगा। यदि वह तीनों में जीत जाता है तो वह उत्तीर्ण हो जाएगा। इस बारे में बात करते हुए वांग चेंगफेंग ने किन की ओर चिंता भरी नजरों से देखा। लड़ाई में तलवारों और कृपाणों के लिए कोई जगह नहीं होती, इसलिए इस प्रतियोगिता में हत्या पर रोक नहीं है और न ही आत्मसमर्पण की अनुमति है। ये तब तक जारी रहेगी जब तक प्रतिद्वंद्वी लड़ने की क्षमता खो न दे। इसका उद्देश्य एक दूसरे को पूरी ताकत से लड़ने का मौका देना है। वांग चेंगफेंग के ऐसा कहते ही नीचे बैठे दर्शक हंगामा करने लगे। न तो हत्या न ही आत्मसमर्पण, इस और जीवन मरण की लड़ाई में क्या फर्क है? मुझे इस परीक्षा के नियमों के इतने क्रूर होने की उम्मीद नहीं थी। मैंने सुना है कि चुनौती देने वाले किन के पास केवल एकीकरण स्तर की साधना है। क्या एकीकरण क्षेत्र की साधना? हमारी अकादमी का सबसे निचला वरिष्ठ शिक्षक भी विपत्ति पारगमन क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में है। एक स्तर के अंतर से वह कैसे लड़ सकता है? हे भगवान, यह अविश्वसनीय है। एकीकरण क्षेत्र विपत्ति और पारगमन क्षेत्र से लड़ रहा है और वह भी इतने क्रूर नियमों के तहत। यह कोई लड़ाई नहीं है, ये तो बस उसे मौत के मुंह में भेजना है। यह सुनकर यंग जी का चेहरा बेहद बिगड़ गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वांग चेंगफेंग ऐसा कदम उठाएगा। अपना सिर घुमाकर यंग ये की ओर देखते हुए उसने पाया कि यंग ये भी उसे देख रहा था और उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी जो ये दर्शा रही थी कि वह पूरी स्थिति पर नियंत्रण में है। यंग जी ने मुट्ठी भींची, खड़ी हुई और वांग चेंगफेंग की ओर देखकर पूछा, डीन वांग, क्या यह कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा? वांग चेंगफेंग ने आश्चर्य जताते हुए कहा, बहुत ज्यादा? मुझे नहीं लगता कि यह बहुत ज्यादा है। हमारी दामिंग अकादमी के वरिष्ठ शिक्षक किसी को भी यूं ही प्रवेश नहीं दे सकते, इसलिए परीक्षा सख्त होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप जीत नहीं सकते तो आप अभी आत्मसमर्पण कर सकते हैं। वांग चेंगफेंग के शब्दों ने यंग जी को आग में भूनने का काम कर दिया था। यदि वह इस समय आत्मसमर्पण कर देता है तो यंग जी की प्रतिष्ठा को बहुत नुकसान होगा, लेकिन अगर उसने आत्मसमर्पण नहीं किया तो इन नियमों के तहत दूसरी पार्टी का इरादा स्पष्ट रूप से किन को जिंदा जाने देने का नहीं था। कुछ देर सोचने के बाद यंग जी ने कर्कश आवाज में कहा, हम स्वीकार करते हैं। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, किन ने यंग जी को पकड़ लिया और साथ ही कहा, मैं चुनौती स्वीकार करता हूँ। क्या मैं डीन वांग से पूछ सकता हूँ जो ये तय करेंगे कि प्रतिद्वंद्वी ने अपनी लड़ने की क्षमता खो दी है या नहीं? वांग चेंगफेंग ने सहज भाव से कहा, बेशक, यह मैं ही हूँ। क्या आपको मेरी निष्पक्षता पर संदेह है? ये सुनते ही किन तुरंत वांग चेंगफेंग का मतलब समझ गया। दूसरे पक्ष ने 2 तैयारियां कर रखी थी। यदि वह बहुत मजबूत होता तो दूसरा पक्ष तुरंत घोषणा कर देता कि अकादमी के वरिष्ठ शिक्षक ने आत्मसमर्पण कर दिया है। अगर वह गंभीर रूप से घायल हो जाता तो दूसरा पक्ष संभवतः उसे तब तक जाने नहीं देता जब तक उसकी हत्या न हो जाती। किन ने थोड़ा वहीं चढ़ाते हुए कहा, शायद डीन वांग का फैसला करना उचित नहीं है, क्यों न हम इसमें थोड़ा बदलाव कर दें? वांग चेंगफेंग ने कठोर स्वर में कहा, क्या आपको मेरी निष्पक्षता पर संदेह है? इस समय यंग जी ने बिना किसी संकोच के कहा, मुझे आपकी निष्पक्षता पर संदेह है। यंग जी को बोलते देख वांग चेंगफेंग का चेहरा थोड़ा हरा पड़ गया, लेकिन व्यक्तिगत रूप से हमला करना ठीक नहीं था, इसलिए उसे कहना पड़ा, मेरे मित्र किन आप इस नियम को कैसे बदलना चाहते हैं? किन ने कहा, कैसा रहेगा अगर डीन वांग, भाई यंग जी और प्रथम राजकुमार मिलकर फैसला करें? ये शब्द सुनते ही नीचे खड़े प्रथम राजकुमार यंग ये ने रुचिपूर्वक कहा, आप लोग मिलकर कैसे निर्णय लेते हैं? किन ने आगे कहा, इन तीनों लोगों में से जब तक एक भी व्यक्ति युद्ध की समाप्ति से असहमत होता है तब तक युद्ध जारी रहना चाहिए, जब तक एक पक्ष पूरी तरह से मर न जाए। प्रथम राजकुमार यंग ये ने कहा, अच्छा विचार है, मैं सहमत हूँ। डीन वांग, आपका क्या विचार है? वांग चेंगफेंग मन ही मन अनिच्छुक था, लेकिन प्रथम राजकुमार के बोलने पर वह उन्हें सम्मान देने से इनकार नहीं कर सका, इसलिए उसे सहमत होना पड़ा और उसने कहा, प्रथम राजकुमार की बात मानकर मैं हर बात में प्रथम राजकुमार की बात मानूंगा। यंग जी ने अपने बगल में बैठे किन से फुसफुसाते हुए कहा, भाई किन, क्या आपको वाकई इस लड़ाई पर पूरा भरोसा है? किन ने जवाब में सिर हिलाया, अखाड़े में चाहे कुछ भी हो जाए, कृपया भाई यंग जी लड़ाई रोकने के लिए सहमत न हो। किन के आत्मविश्वास से भरे चेहरे को देखकर यंग जी अपनी कुर्सी पर बैठ गया और बोला, ठीक है, मैं भाई किन के साथ पूरी तरह से सहयोग करूंगा। किन ने प्रथम राजकुमार यंग जी की ओर मुड़कर कहा, महामहिम, अगर हम इसी तरह प्रतिस्पर्धा करते रहे तो ये बहुत उबा हो जाएगा, क्यों न इसमें थोड़ा दांव भी लगा दिया जाए? यंग ये ने किन की ओर चंचल भाव से देखा और पूछा, आप इसे कैसे जोड़ना चाहती हैं? किन ने कहा, कैसा रहेगा, कुल 3 युद्ध होंगे, अगर मैं हर युद्ध जीत जाता हूँ तो महाराज को मुझे 10 मिलियन निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन का नुकसान उठाना पड़ेगा। इसके विपरीत यदि मैं हार जाता हूँ तो मुझे महामहिम को 10 मिलियन निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर खोने पड़ेंगे। उसी समय उसने चुपके से यंग जी को अपनी आवाज भेजी, भाई यंग जी, कृपया मुझे बाद में 10 मिलियन निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन उधार दे दीजिएगा। यंग जी से स्पिरिट स्टोन उधार लेने का कारण पूरी तरह से यह था कि किन के शरीर पर मौजूद अधिकांश मूल्यवान चीजें एट्रीब्यूट पॉइंट्स के बदले में दे दी गई थी, जिससे वह कंगाल हो गया था। बिना सोचे समझे यंग जी ने तुरंत सहमति जताते हुए कहा, भाई किन, स्पिरिट स्टोन कोई समस्या नहीं है, इस बारे में बात करना आसान है। यंग ये ने अपने दाहिने हाथ से अपनी ठोड़ी को सहारा दिया और अपने बाएं हाथ की एक उंगली बढ़ाते हुए कहा, 10 मिलियन निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन बहुत कम है, अगर हम खेलने जा रहे हैं तो चलो और बड़ा खेलते हैं, 20 मिलियन कैसा रहेगा? किन के कुछ बोलने से पहले ही यंग जी ने सीधे सीधे उपहास करते हुए कहा, भाई 20 मिलियन भी बहुत कम है,
मैं भाई किन के लिए फैसला करूंगा और इसे फिर से दोगुना करके 40 मिलियन कर दूंगा। प्रथम राजकुमार का चेहरा स्तब्ध रह गया। उन्हें यंग जी से इस तरह की सीधी कार्रवाई की उम्मीद नहीं थी। थोड़ा हिचकिचाने के बाद प्रथम राजकुमार ने कहा, ठीक है, जैसा कि तीसरे भाई ने कहा, 40 मिलियन निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन दांव पर लगाए जाएंगे। किनबुई को यंग जी से इतनी उदारता की उम्मीद नहीं थी और वो बस इतना कहना चाहती थी, भाई यंग जी। किनबुई के बोलने से पहले ही यंग जी ने सीधे कहा, भाई किन, मुझे आप पर भरोसा है। एक लड़ाई में सिर्फ 40 मिलियन निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन लगते हैं। मैं ये जोखिम उठाने को तैयार हूँ, सिर्फ अपने भाई के अहंकार को कम करने के लिए। भाई किन, हम युद्ध हार सकते हैं, लेकिन हम अपनी प्रतिष्ठा नहीं खो सकते। भले ही हम हार जाएं, सबसे बुरा यही होगा कि मेरे तीसरे राजकुमार के महल में सभी को कुछ समय के लिए तंगी बरतनी पड़ेगी और हम इन निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों को बचा लेंगे। यंग जी हल्के फुल्के अंदाज में बोल रहा था, लेकिन किनबुई जानती थी कि अगर उसने सचमुच इतने सारे निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन खो दिए, यंग जी के लिए आने वाले दिन निश्चित रूप से कठिन होंगे। न केवल विभिन्न खर्चों में भारी कटौती करनी होगी, बल्कि उनके अधीनस्थों के प्रशिक्षण पर भी दबाव पड़ेगा। आसपास मौजूद छात्र और शिक्षक, जिन्होंने प्रथम राजकुमार और तृतीय राजकुमार को इतनी बड़ी शर्त लगाते सुना, आपस में फुसफुसाने लगे। कितनी बड़ी रकम है, एक युद्ध के लिए 40 मिलियन निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन। 3 लड़ाइयों में 120 मिलियन निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन मिलेंगे, जो 12 मिलियन मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन के बराबर है। अगर इन्हें उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन में परिवर्तित किया जाए तो ये 12 लाख उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन होंगे। वाकई बहुत उदारतापूर्ण। मैं इतने सारे स्पिरिट स्टोन कब प्राप्त कर पाऊंगा? पूरे 12 करोड़। अगर मेरे पास इतने सारे स्पिरिट स्टोन होते तो मैं 10 पत्नियों से शादी कर लेता। अखाड़े में मौजूद वांग चेंगफेंग भी दोनों राजकुमारों की उदारता देखकर दंग रह गए। उन्हें पता था कि दामिंग अकादमी का वार्षिक अनुदान 20 मिलियन से कुछ अधिक उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों का था। यंग जी और यंग ये का यह कदम दामिंग अकादमी के वार्षिक वित्त पोषण का 20वां हिस्सा निकालने के बराबर था। किनबुई ने वांग चेंगफेंग की ओर देखा और कहा, डीन वांग, क्या आप भी शर्त लगाकर इस मजे में शामिल होना चाहेंगे? वांग चेंगफेंग ने थोड़ी सी शर्मिंदगी दिखाई, जो तुरंत गायब हो गई, और कहा, छोटे दोस्त किनबुई, तुम मजाक कर रहे हो। मुझे इतने सारे निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर कहां से मिलेंगे? किनबुई को वांग चेंगफेंग के इस दावे पर विश्वास नहीं हुआ कि उसके पास इतने सारे आध्यात्मिक पत्थर नहीं थे। महायान क्षेत्र के साधक के रूप में यदि उनके पास मौजूद औसत निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों की संपत्ति 100 मिलियन से कम है, तो उन्हें यह कहने में शर्म आएगी कि वे महायान क्षेत्र के साधक हैं। इसके अलावा वांग चेंगफेंग दामिंग अकादमी के 3 डीन में से एक थे और यह अनुमान लगाया गया था कि उनके पास कम से कम कई 100 मिलियन निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन थे। वांग चेंगफेंग ने यंग जी और यंग ये की ओर देखकर पूछा, क्या दोनों राजकुमारों को इस अखाड़े की लड़ाई पर कोई आपत्ति है? दोनों ने सिर हिलाकर यह संकेत दिया कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। वांग चेंगफेंग ने कहा, चूंकि कोई आपत्ति नहीं है तो अब लड़ाई शुरू होगी। अब चुनौती देने वाली किनबुई का मंच पर स्वागत करें। किनबुई अखाड़े में उड़कर आई और मंच के एक तरफ खड़ी हो गई। वांग चेंगफेंग ने आगे कहा, हमारी दामिंग अकादमी द्वारा भेजे गए पहले वरिष्ठ प्रशिक्षक सुओहू हैं, जो विपत्ति क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में है। अब कृपया प्रशिक्षक सुओहू का मंच पर स्वागत करें। वांग चेंगफेंग के भाषण समाप्त होने के बाद काले कपड़े पहने और एक आंख पर पट्टी बांधे एक व्यक्ति मंच के नीचे से उड़कर ऊपर आया। सुओहू के आने के बाद उसने वांग चेंगफेंग को प्रणाम किया, अपना सिर घुमाकर किनबुई की ओर देखा और कहा, हमारी दामिंग अकादमी के वरिष्ठ प्रशिक्षक ऐसे लोग नहीं हैं जो कोई भी बन सके। क्या तुम अपने मध्य स्तरीय संयोजन क्षेत्र साधना कौशल के साथ वरिष्ठ प्रशिक्षक बनने का सपना देखने की हिम्मत करते हो? किनबुई ने उदासीनता से कहा, क्या तुम खुद को टॉम, डिक या हैरी कह रहे हो? मेरी नजर में तुम सिर्फ एक कागजी शेर हो। अगर तुम्हारे जैसा कागजी शेर भी वरिष्ठ प्रशिक्षक बन सकता है तो मैं क्यों नहीं? सुओहू की आंखों में हत्या का भाव झलक उठा और उसने कहा, कितना बदतमीज बच्चा है। उम्मीद है कि बाद में जब तुम जमीन पर रेंगते और तड़पते रहोगे तब भी इतने ही जिद्दी रहोगे। किनबुई के होठों के कोने हल्के से मुड़े और उसने बर्फीली निगाहों से सुओहू को देखते हुए कहा, बहुत बकवास है, असली हुनर तो पहले देखना। सुओहू के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान आ गई और उसने कहा, लड़के, मैं बाद में तुम्हारी हड्डियां टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और तुम्हें दर्दनाक मौत मरने दूंगा। लड़ाई शुरू होने से पहले ही मैदान में तनाव का माहौल छा गया था। नीचे मौजूद भीड़ बड़ी उत्सुकता से देख रही थी, क्योंकि इस स्तर की लड़ाइयां उनके लिए बहुत दुर्लभ थीं। इसके अलावा किसी संयोजन क्षेत्र के साधक के लिए लगातार 3 विपत्ति क्षेत्र के साधकों को चुनौती देना और भी दुर्लभ था। यह लड़ाई प्रमुख क्षेत्र के अनुसार भिन्न होती थी। प्रशिक्षक सुओहू बहुत ही आकर्षक और मर्दाना है। क्या यह स्पष्ट नहीं है? प्रशिक्षक सुओहू अकादमी के 8 वरिष्ठ प्रशिक्षकों में से अंतिम चयनित व्यक्ति है, इसलिए उनके पास वास्तव में कुशल प्रशिक्षक होना चाहिए। मंच पर खड़ा वो बच्चा तो गया काम से। चलो अंदाजा लगाते हैं कि इंस्ट्रक्टर सुओहू को उसे मारने में कितना समय लगेगा। एक संयोजन स्तर की साधना करने वाले व्यक्ति ने संकट क्षेत्र के साधक को चुनौती देने का साहस किया है, उसके पास कुछ तुरुक के पत्ते जरूर होंगे। मेरा अनुमान है कि वह कम से कम 1 दर्जन दौर तक टिक पाएगा। हे, तुम उसे ज्यादा ही समझ रहे हो। मुझे यकीन है कि 3 राउंड से ज्यादा में ये लड़का जमीन पर घुटने टेककर प्रशिक्षक सुओहू से उसे न मारने की भीख मांगेगा। अगर आप शर्त हार गए तो क्या होगा? अगर मैं शर्त हार जाता हूँ तो मैं तुम्हें 1000 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन दूंगा। अगर तुम हार जाते हो तो तुम मुझे 1000 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन दोगे। वांग चेंगफेंग ने मंच पर मौजूद तनावग्रस्त जोड़ी और नीचे मौजूद दर्शकों की उम्मीद भरी निगाहों को देखा और निरर्थक बातें करना बंद कर दिया। उन्होंने सीधे घोषणा की, प्रतियोगिता का पहला दौर आधिकारिक तौर पर शुरू होता है। वांग चेंगफेंग के बोलने के बाद सुओहू ने जानलेवा इरादे से पहला हमला किया और किनबुई से कहा, लड़के, इस अखाड़े में कदम रखना तुम्हारा अब तक का सबसे गलत फैसला साबित होगा। टाइगर ब्लेड रेजिंग टाइगर नाइफ माउंटेन। सुओहू ने अपना हथियार, एक चौड़ी तलवार निकाली और किनबुई पर वार किया। तलवार के चारों ओर पीली रोशनी फैली हुई थी और उसमें से एक सुनहरा बाघ निकलकर किनबुई की ओर झपटा। क्लैंग। हत्यारा तलवार तुरंत म्यान से बाहर निकाली गई और किनबुई ने हमले का डटकर सामना किया। हत्याबद्ध। तेज गति से कंपन करते हुए किलिंग ब्लेड ने सबसे पहले सुनहरे बाघ पर प्रहार किया। गरजना टिल्डर। सुनहरे बाघ ने दहाड़ लगाई, अपना मुंह चौड़ा खोला और अपने नुकीले दांतों से किनबुई की ओर काटने की कोशिश की। क्लैंग। घातक तलवार सुनहरे बाघ के दांतों से टकराई और तेज धार वाली घातक तलवार ने पल भर में सुनहरे बाघ के सभी दांतों को काट डाला। अपनी गति को बरकरार रखते हुए
किलिंग ब्लेड ने सुनहरे बाघ के सिर पर वार किया। पफ! सुनहरे बाघ का सिर उसके शरीर से अलग हो गया और आध्यात्मिक ऊर्जा से बना शरीर एक जोरदार धमाके के साथ बाहर की ओर फट गया। इसी क्षण सुओहू की तलवार भी आ पहुंची और किनबुए ने अपनी घातक तलवार को ऊपर की ओर उठाकर वार को रोका। क्लैंग! दोनों ब्लेड आपस में टकराए और चारों ओर चिंगारियां उड़ने लगी। किलिंग ब्लेड से एक जबरदस्त शक्ति उत्पन्न हुई और किनबुए ने उस शक्ति को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए 3 कदम पीछे हट गई। सुओहू ने उपहास करते हुए कहा, इतनी कम क्षमता के साथ तुम विपत्ति क्षेत्र को चुनौती देने की हिम्मत करते हो? लड़के, आज तुम्हारा मृत्यु दिवस है। बोलने के बाद सुओहू ने फिर से हमला किया। टाइगर ब्लेड जुड़वा सफेद बाघ। तलवार पर सफेद प्रकाश केंद्रित हुआ और उसमें से 2 राजसी सफेद बाघ बाहर कूद पड़े। उन्होंने किनबुए को बाएं और दाएं से घेर लिया, जबकि सुओहू ने दोनों बाघों के बीच में अपनी चौड़ी तलवार से किनबुए पर हमला किया। 3 दिशाओं से होने वाले हमले अपरिहार्य थे। किनबुए ने घातक तलवार को कसकर पकड़ा और चिल्लाई, हत्या विनाश। अखाड़े में एक गोलाकार चंद्रमा उदय हुआ, जिसने बीच में मौजूद 2 सफेद बाघों और सुओहू को अपने घेरे में ले लिया। गोल चंद्रमा से अनगिनत किलिंग ब्लेड प्रेत प्रकट हुए और उन्होंने 2 सफेद बाघों और सुओहू पर हमला कर दिया। क्लैंग क्लैंग, खटखट। चारों दिशाओं से हो रहे हमलों ने सुओहू को रुकने और अपनी तलवार से बचाव करने के लिए मजबूर कर दिया। असंख्य किलिंग ब्लेड प्रेतों द्वारा दोनों सफेद बाघों को छलनी में पिरो दिया गया और वे आध्यात्मिक ऊर्जा में परिवर्तित होकर दुनिया में विलीन हो गए। गोल चंद्रमा गायब हो गया और सुओहू को कोई चोट नहीं आई। सुओहू ने ताना मारते हुए कहा, इस तरह की शर्मनाक हरकतें मत करो, मुझे अपनी असली प्रतिभा दिखाओ। बेशक यह इस आधार पर है कि आपके पास वास्तविक कौशल है, लेकिन आपको देखकर लगता है कि आप इससे ज्यादा कुछ नहीं है। किनबुए ने घातक तलवार को सुओहू की ओर तानते हुए कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। हत्या, अमर मृत्युदंड। किलिंग ब्लेड से एक शक्तिशाली आभा और दबाव उत्पन्न हो रहा था। बस! किलिंग ब्लेड की धार से हल्की सी गूंज निकली। उस भनभनाहट के बाद पूरा ब्लेड काला पड़ गया। सुओहू ने मन ही मन सोचा, अच्छा नहीं हुआ। सामने से किनबुए के हमले को देखकर उसे तीव्र खतरे का आभास हुआ और अगर वह सावधान नहीं रहा तो उसकी मृत्यु हो सकती है। इस समय तक वांग चेंगफेंग मंच के नीचे पहुंच चुके थे और प्रथम राजकुमार यंग ये के साथ बैठ गए थे। इस तलवार को देखकर वांग चेंगफेंग की आंखों में आश्चर्य झलक रहा था और उसने मन ही मन सोचा, यह कितनी शक्तिशाली तलवार तकनीक है। यह वास्तव में शरीर एकीकरण क्षेत्र के साधक को भी विपत्ति क्षेत्र के हमले से विकराल करतब दिखाने पर मजबूर कर सकती है। यंग ये ने भी इस तलवार की असाधारण प्रकृति को देखा और वांग चेंगफेंग से पूछा, डीन वांग, क्या आप इस तलवार की तकनीक को पहचानते हैं? वांग चेंगफेंग ने सिर हिलाकर यह संकेत दिया कि उसे पता नहीं है। यंग ये ने आगे पूछा, क्या मेरी ग्रेट मिंग अकादमी में भी इसी तरह की कोई तलवारबाजी तकनीक है? वांग चेंगफेंग ने सच्चाई से कहा, महामहिम, अकादमी में इस तलवार के समकक्ष कोई तलवारबाजी तकनीक नहीं है। ये तलवार चलाने की तकनीक बेहद दबंग है और इसका दर्जा अकल्पनीय रूप से उच्च है। कुछ देर रुकने के बाद वांग चेंगफेंग ने कहा, यद्यपि इसकी तुलना में कोई और तलवारबाजी तकनीक नहीं है, लेकिन 3 जिंदगियां तलवार कला का अंतिम रूप, जो मेरे महान मिंग अकादमी की नगर अकादमी की साधना विधियों में से एक है, शक्ति में इसके तुलनीय है। यंग जी की ओर से नान तियानलोंग ने मंच पर किनबुए को हैरानी से देखा। युवा स्वामी किन जिस तलवार का उपयोग कर रहे हैं वह अविश्वसनीय है। यंग जी ने भी यही बात दोहराई, हाँ, इस तलवार से निपटते समय मुझे भी सावधान रहना पड़ता है। मंच पर किनबुए ने घातक तलवार पकड़ी और अपनी पूरी ताकत से सुओहू पर वार किया। किलिंग ब्लेड से एक गहरे काले रंग की ब्लेड की आभा निकली, जो सुओहू की ओर घातक रूप से बढ़ रही थी। घोर काले रंग की तलवार की आभा तेजी से हवा में फैलती गई और पलक झपकते ही पूरे अखाड़े को ढक लिया। घोर अंधेरे ब्लेड की आभा से उत्पन्न शक्तिशाली दबाव सुओहू तक पहुंचा। इस समय सुओहू मुड़कर भागना चाहता था, लेकिन अखाड़ा पहले ही घोर अंधेरे ब्लेड की आभा से ढक चुका था। अगर उसे भागना होता तो उसके पास अखाड़े से कूदने के अलावा कोई चारा नहीं था। जैसे ही वह अखाड़े से कूदा, इसका निहितार्थ स्वतः स्पष्ट हो गया। इसके अलावा सबके सामने अगर वह अखाड़े से कूद जाता है तो उसके शेष जीवन के लिए उसकी भविष्य की संभावनाएं मूल रूप से समाप्त घोषित की जा सकती हैं। सुओहू के पास कोई विकल्प नहीं था। घोर अंधकार में तलवार की आभा के हमले के तहत उसके पास इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसने दांत पीसकर घोर अंधकार में तलवार की आभा के हमले का सामना किया और चिल्लाया, टाइगर ब्लेड 8 दिशाओं वाला सफेद बाघ का क्रोध। सुओहू के हाथ में मौजूद तलवार से एक बार फिर सफेद रोशनी फूट पड़ी। गरजना टिल्डर, गरजना टिल्डर, गरजना टिल्डर। भीतर से बाघों की दहाड़ की लहरें सुनाई दी और झुकी हुई आंखों वाले 8 सफेद बाघ बाहर कूद पड़े। 8 दिशाओं में खड़े होकर उन्होंने केंद्र में सुओहू की दृढ़ता से रक्षा की। सुओहू ने अपने दाहिने हाथ में चाकू पकड़ा हुआ था और बाएं हाथ से उसकी धार को थपथपाते हुए चिल्लाया, क्रोध। अचानक लटकती आंखों वाले 8 सफेद बाघों से भयंकर लपटें फूट पड़ी और यहाँ तक कि उनकी बाघ जैसी आंखें भी लपटों से भर गईं। मंच के नीचे वांग चेंगफेंग ने यह दृश्य देखा और प्रथम राजकुमार यंग ये से कहा, यह सुओहू का तुरुप का पत्ता है। क्या ऐसा हो सकता है कि मंच पर किनबुए द्वारा उस पर डाला गया दबाव उस बिंदु तक पहुंच गया हो जहां उसे अपनी जान जोखिम में डालनी पड़े? अगर सुओहू को वांग चेंगफेंग की कही बात पता होती तो वह निश्चित रूप से उसे घोर अंधेरे ब्लेड की आभा के सामने खड़ा कर देता और उसे स्वयं इसका अनुभव करने देता। जब तक आप इसे स्वयं अनुभव नहीं करेंगे तब तक आप घोर अंधेरे ब्लेड के आभामंडल द्वारा उत्पन्न दबाव और खतरे को कभी महसूस नहीं कर पाएंगे। यंग ये ने वांग चेंगफेंग से पूछा, आपको क्या लगता है कि सुओहू इस तलवार का सामना कितनी संभावना से कर पाएगा? जब यंग ये ने यह सवाल पूछा तो वांग चेंगफेंग के चेहरे पर कड़वाहट झलक रही थी और उसने जवाब दिया, संभावना 30% से भी कम है। यंग ये ने बुदबुदाते हुए कहा, 30%? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये 10% से भी कम है। एक महान आरोहण क्षेत्र के विशेषज्ञ के रूप में वांग चेंगफेंग ये कैसे नहीं देख सका कि सुओहू इस तलवार का सामना नहीं कर सकता था। उसने 30% संभावना सिर्फ इसलिए बताई ताकि वह अपनी इज्जत बचा सके। आखिरकार उस व्यक्ति को उसी ने भेजा था। इस समय यंग ये ने सीधे तौर पर इसका खुलासा कर दिया। वांग चेंगफेंग के चेहरे पर शर्मिंदगी झलक रही थी और उसने बोलना बंद कर दिया। ठीक तभी मंच पर पूरे अखाड़े को घेरने वाली घोर काली तलवार की आभा सुओहू द्वारा छोड़े गए 8 सफेद बाघों से टकरा गई। बैंग 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 बैंग। आंखों को झुकाए शरीर में आग की लपटें उठ रही थी
8 सफेद बाघ उस विनाशकारी और भयानक हमले में पल भर में ही चकनाचूर हो गए, एक पल भी टिक नहीं पाए। घोर काली तलवार की आभा की गति जरा भी कम नहीं हुई और वह सुओहो के शरीर पर जा लगी। जब लटकती आंखों वाले 8 सफेद बाघ चकनाचूर हो गए, तभी से सुओहो के चेहरे पर निराशा के भाव दिखाई देने लगे थे। इस समय जब तलवार की आभा उसके शरीर पर पड़ी, तो सुओहो के पास मामूली बचाव के लिए अपनी तलवार उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। क्लैंग, पफ। गहरे काले रंग की तलवार की रोशनी सुओहो के शरीर पर तेजी से गुजरी और उसकी गति में कोई कमी नहीं आई, क्योंकि वह अखाड़े के नीचे देख रही भीड़ की ओर उड़ गई। वहां मौजूद छात्रों और शिक्षकों को ऐसा भयावह हमला अपनी ओर आता हुआ महसूस हुआ, जिससे तुरंत अफरा तफरी मच गई। वांग चेंगफेंग खड़ा हुआ और हवा में उड़ गया। उसकी आवाज वहां मौजूद सभी छात्रों और शिक्षकों के कानों में गूंज उठी। घबराओ मत, अखाड़े में एक सुरक्षा उपकरण लगा हुआ है। ग्रेट असेंशन दायरे से बाहर के हमले अखाड़े की सुरक्षा को भेद नहीं पाएंगे। निश्चित रूप से जब गहरे काले रंग की तलवार की रोशनी ने अखाड़े के किनारे पर हमला किया, तो किनारे के चारों ओर लहरें दिखाई दी, मानो वह एक ढाल से ढका हुआ हो। गहरे काले रंग की ब्लेड जैसी रोशनी लहरों से टकराई और कुछ ही पलों में क्षीण हो गई। जब गहरे काले रंग की तलवार की रोशनी मिट गई, तो सबकी निगाहें अखाड़े की ओर मुड़ गईं। अखाड़े में केवल किनबुई ही बची थी। सोहो का शरीर तो बहुत पहले ही गायब हो चुका था। वहां केवल खून का एक धब्बा ही बचा था, मानो सोहो के अस्तित्व का प्रमाण हो। यह दृश्य देखकर वांग चेंगफेंग की आंखों में दुख और क्रोध की झलक दिखाई दी। दुख का कारण यह था कि सोहो की मृत्यु का मतलब था कि ग्रेट मिंग अकादमी के 8 वरिष्ठ प्रशिक्षकों में से अब केवल 7 ही रह जाएंगे। विपत्ति क्षेत्र के साधक को तैयार करने के लिए आवश्यक संसाधन खगोलीय थे, लेकिन अब जब वह मर चुका था, तो वांग चेंगफेंग क्रोधित क्यों नहीं होता। किनबुई अखाड़े पर खड़ी थी। उसने हवा में वांग चेंगफेंग को देखा और उदासीनता से कहा, डीन वांग, क्या इस पहले युद्ध का परिणाम घोषित किया जा सकता है। वांग चेंगफेंग गुस्से वाले चेहरे के साथ हवा से अखाड़े में उतरे और बोले, पहले मुकाबले का विजेता किनबुई है। इसी बीच वांग चेंगफेंग ने किनबुई को अपनी आवाज सुनाई, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी कम उम्र में इतनी निर्दयी हो जाओगी। यह राक्षसी मार्ग के व्यवहार से किस प्रकार भिन्न है। यह सुनकर किनबुई को हंसी आ गई और उसने वांग चेंगफेंग की ओर अजीब भाव से देखते हुए अपनी आवाज प्रसारित की, क्या सिर्फ उसके लिए मुझे मारना ठीक है, लेकिन मेरे लिए उसे मारना नहीं। डीन वांग, मेरी आंखें खुल गई हैं। इससे किनबुई भी मन ही मन भरे बिना नहीं रह सका। उसे ब्लू स्टार पर प्रचलित एक कहावत याद आ गई, जब मैं तुमसे तर्क करता हूँ तो तुम गुंडे जैसा व्यवहार करते हो, जब मैं गुंडे जैसा व्यवहार करता हूँ तो तुम मुझसे तर्क करने लगते हो। वांग चेंगफेंग ने ठंडी सांस ली, किनबुई को नजरअंदाज किया और सभी से कहा, युद्ध का दूसरा दौर आधे घंटे में शुरू होगा। बोलने के बाद वांग चेंगफेंग अखाड़े से नीचे उड़कर प्रथम राजकुमार यंग ये के पास आ गया। वांग चेंगफेंग के बोलने के बाद नीचे से एक कर्कश आवाज सुनाई दी, जैसे कोई झंझनाहट हो रही हो। क्या मैंने अभी अभी सही देखा कि किनबुई ने वास्तव में प्रशिक्षक सोहो की हत्या कर दी? मुझे लगता है यह एक सपना होगा। यह बहुत ही स्वप्निल है। यह कैसे संभव है? प्रशिक्षक सोहो एक भी तलवार का वार सहन नहीं कर सके। प्रारंभिक विपत्ति क्षेत्र के एक उस्ताद की मृत्यु यूं ही हो गई। हे, वो भाई कहाँ गया जिसने शर्त लगाई थी कि किनबुई 3 राउंड भी नहीं टिक पाएगा। शुरू से ही मुझे पता था कि किनबुई नाम का व्यक्ति जीत सकता है। क्या वह बिना किसी तरकीब के रेशनबुई क्षेत्र में 3 विपत्ति क्षेत्र के साधकों को चुनौती देने की हिम्मत करेगा? छात्रों और शिक्षकों की चर्चा सुनकर वांग चेंगफेंग का चेहरा हरे से सफेद पड़ गया। सोहो को बाहर भेजने वाला वही था, और अब जब वह अखाड़े में मर चुका था, तो उसका उससे एक अटूट संबंध बन गया था। वांग चेंगफेंग को सबसे ज्यादा असहज करने वाली बात उसके बगल में बैठी यंग ये के चेहरे पर दिख रही निराशा थी। यंग ये, डीन वांग, क्या यह वही निश्चित हत्या है जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था? वांग चेंगफेंग ने तुरंत समझाया, प्रथम राजकुमार, मैंने पहले दौर में लोगों को नियुक्त करने में गलती की। दूसरे दौर में मैं शाहजियान को भेजूंगा, जो प्रलय के अंतिम चरण में है। इस बार वह किनबुई को अवश्य मार डालेगा। कृपया निश्चिंत रहें, प्रथम राजकुमार। यंग ये ने इस मामले पर आगे कुछ नहीं कहा, बल्कि अखाड़े में मौजूद किनबुई की ओर देखा, जो देखने में बहुत कम ऊर्जा खर्च करती हुई प्रतीत हो रही थी। इतनी शक्तिशाली और दबंग तलवारबाजी तकनीक के गंभीर दुष्प्रभाव होने चाहिए, लेकिन उसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि उस पर कोई दुष्प्रभाव पड़ा है। क्या ग्रेट मिंग अकादमी की 3 लाइफ स्वॉर्ड प्ले इस प्रभाव को प्राप्त कर सकती है? वांग चेंगफेंग ने कुछ भी छिपाने की हिम्मत नहीं की और सिर हिलाते हुए कहा, प्रथम राजकुमार के पास लौटने पर त्रिजीवन तलवारबाजी की अंतिम चाल चलने के बाद उपयोगकर्ता कम से कम थक जाएगा और गंभीर मामलों में वे अपनी युद्ध शक्ति भी खो देंगे। यंग ये ने शांत भाव से पूछा, ऐसी जबरदस्त तलवारबाजी तकनीक तुम्हारे सामने है, डीन वांग, क्या तुम ललचा नहीं रहे हो? यंग ये का प्रश्न सुनकर वांग चेंगफेंग ने सोच समझकर कहा, प्रथम राजकुमार, क्या आप कह रहे हैं कि? इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, यंग ये ने बीच में ही टोकते हुए कहा, इसे खुद ही समझ लो। मुझे उम्मीद है कि निकट भविष्य में ग्रेट मिंग अकादमी में एक और शक्तिशाली तलवारबाजी तकनीक विकसित होगी। वांग चेंगफेंग ने कहा, इससे निपटना आसान नहीं होगा। वह इतनी शक्तिशाली तलवारबाजी तकनीक को स्वेच्छा से नहीं सौंपेगा। यंग ये, तो यह डीन वांग के तरीकों पर निर्भर करता है। मुझे सिर्फ तलवार चलाने की तकनीक चाहिए, मैं और कुछ नहीं पूछूंगी। वांग चेंगफेंग ने यह सुनते ही यंग ये का मतलब समझ लिया और तुरंत बोला, मैं समझ गया। शाहजियान द्वारा दूसरे दौर में उसे मार गिराने के बाद मैं तुरंत उसकी आत्मा की खोज करूंगा। वांग चेंगफेंग और यंग ये जब बात कर रहे थे, तभी अखाड़े से किनबुई की आवाज आई, प्रथम राजकुमार, क्या आप कुछ भूल गए हैं? यंग ये के चेहरे पर भाव सख्त हो गए और फिर उसने अपनी छाती से एक स्पेशल रिंग निकालकर किनबुई की ओर फेंक दी। ये तो बस 40 मिलियन निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन है, मैं अपने वचन से कैसे मुकर सकता हूँ? किनबुई ने हाथ बढ़ाकर यंग ये द्वारा फेंकी गई स्थानिक अंगूठी को पकड़ लिया और अपनी दिव्य चेतना से उसका परीक्षण किया। उनकी गिनती करने के बाद ठीक 40 मिलियन निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर निकले, एक भी कम नहीं। किनबुई ने कहा, अच्छा, प्रथम राजकुमार सचमुच अपने वादे निभाने वाले व्यक्ति हैं। किनबुई अखाड़ा छोड़कर यंग जी के पास आ गई। किनबुई का चेहरा देखकर यंग जी मुस्कुराया और बोला, भाई किन, पहले दौर में जीत हासिल करने पर आपको बधाई हो। किनबुई के पहले दौर में जीतने के बाद यंग जी ने वांग चेंगफेंग के चेहरे पर अप्रिय भाव देखा, और यंग ये, जो ऊपर से शांत दिख रहा था लेकिन वास्तव में अपने दिल में गुस्सा छुपा रहा था, उसे ऐसा ताजगी का अनुभव हुआ जैसे गर्मी के दिनों में एक गिलास ठंडा खट्टा बेर का रस पी लिया हो। किनबुई ने 20 मिलियन निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन निकाले और उन्हें सिस्टम स्टोरेज स्पेस में रख दिया।
फिर शेष 20 मिलियन निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन वाली स्थानिक अंगूठी यंग जी को सौंपते हुए कहा, भाई यंग जी, मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर भाई यंग जी ने गिरवी के तौर पर आध्यात्मिक पत्थर न दिए होते तो मुझे इतनी बड़ी रकम कैसे मिलती। इसलिए 40 मिलियन निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों को भाई यंग जी के लिए आधा आधा विभाजित किया जाएगा। किन बुई का हाथ आधा ही बढ़ा था कि यंग जी ने उसे रोक दिया। यंग जी ने ईमानदारी से कहा, भाई किन, हम एक दूसरे को काफी समय से जानते हैं और भाई हैं, इसलिए इतना विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है। भाई किन, कृपया ये सभी आध्यात्मिक पत्थर ले लीजिए और आगे कोई इनकार मत कीजिए। यंग जी के चेहरे पर दृढ़ भाव थे और किन बुई के पास अपना हाथ पीछे खींचने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यंग जी ने आगे कहा, भाई किन, अब जबकि आपने पहली लड़ाई जीत ली है, वांग चेंगफेंग आपको दूसरी लड़ाई आसानी से नहीं जीतने देगा। आपको सावधान रहना होगा। किन बुई, याद दिलाने के लिए धन्यवाद भाई यंग जी। मैं थोड़ी देर आराम करूंगा ताकि मेरी ताकत वापस आ जाए। यंग जी ने तुरंत कहा, लड़ाई के पहले दौर में बहुत शारीरिक शक्ति खर्च हो गई। आपको अपनी शक्ति पुनः प्राप्त करने के लिए समय का सदुपयोग करना चाहिए। मैं भाई किन की रक्षा करूंगा। उसकी रक्षा करने की बात कहना असल में किन बुई के बगल में बैठकर दूर से वांग चेंगफेंग और यंग ये के बदसूरत भावों की प्रशंसा करना था। यंग ये का लंबे समय तक सामना करने के बाद यंग जी को यंग ये के अलावा दुनिया में सबसे ज्यादा समझने वाला व्यक्ति कहा जा सकता है। यंग ये अभी शांत और संयमित दिख रहा है, लेकिन असल में वह गुस्से से फटने ही वाला होगा। यंग जी ने मन ही मन कुछ गुप्त खुशी के साथ सोचा। जहां तक इस बात का सवाल है कि वह किन बुई की रक्षा पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा था, तो इसका कारण सरल था। यह महान मिंग साम्राज्य का नगर था और महान मिंग अकादमी महान मिंग राजवंश का सबसे महत्वपूर्ण स्थान था। यदि यहाँ किसी खतरे का सामना करना पड़ सकता है तो इसका केवल एक ही अर्थ हो सकता है, महान मिंग राजवंश का पतन होने वाला है। किन बुई ने अपनी आंखें बंद कर ली। अभी अभी हुई लड़ाई में उसकी ज्यादा ऊर्जा खर्च नहीं हुई थी। अब उसे जो करने की जरूरत थी वह यह थी कि उसने अभी अभी जो 4 मिलियन निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन प्राप्त किए थे उन्हें सिस्टम स्टो पॉइंट्स में परिवर्तित करना था। उसने सभी स्पिरिट स्टोन को सिस्टम स्टो के रिसाइकलिंग फंक्शन में डाल दिया। डिंग, आइटम मूल्य की गणना हो रही है। डिंग, गणना पूरी हुई। कुल मूल्य 4000 स्टो पॉइंट्स। किन बुई ने 4000 स्टो पॉइंट्स को एट्रीब्यूट पॉइंट्स में बदलने में जरा भी संकोच नहीं किया। एकीकरण क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद एक विशेषता बिंदु के लिए 40 अंकों की आवश्यकता थी। 4000 स्टो पॉइंट्स 100 एट्रीब्यूट पॉइंट के बराबर थे। उसने अपने लिए सभी 100 एट्रीब्यूट पॉइंट्स जोड़ लिए और अपना व्यक्तिगत सूचना पैनल खोल लिया। नाम, किन बुई। स्वर्ग का निर्जन शरीर मध्यवर्ती स्तर। सभी विशेषताओं का प्रवर्धन 10%। संवर्धन, छठा क्रम एकीकरण मध्य चरण 792/1000। दैवीय बोध, एकीकरण का अंतिम चरण। संख्या 792। गति 792। सहन शक्ति 792। आक्रमण क्षमता 792। रक्षा 792। भाग्य 792। किलिंग ब्लेड 6th ऑर्डर 792/1000। टूटा हुआ ब्लेड 2/9। हमले का प्रवर्धन 20%। आक्रमण क्षमता 792। किलिंग ब्लेड तकनीक छठा क्रम 792/1000। आक्रमण क्षमता 792। एजियो ड्रैगन छठा क्रम 792/1000। अभी भी एकीकरण के अंतिम चरण से थोड़ा दूर हूं, किन बुई ने मन ही मन सोचा। उसकी युद्ध क्षमता में फिर से सुधार हो गया था और किन बुई ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। यंग जी ने किन बुई की ओर देखकर कहा, भाई किन, क्या अभी अभी आपको कोई और सफलता मिली। किन बुई ने सहजता से एक कारण ढूंढते हुए कहा, मुझे अभी अभी एक प्रेरणा मिली और मेरी साधना में फिर से सुधार हुआ है। यंग जी ने प्रशंसा करते हुए कहा, भाई किन वास्तव में असाधारण रूप से प्रतिभाशाली है। दूसरों को अपनी साधना में थोड़ा सा भी सुधार करने के लिए बहुत समय और अवसरों की आवश्यकता होती है, लेकिन भाई किन के लिए साधना में सफलता प्राप्त करना खाने पीने जितना ही सरल लगता है। किन बुई ने विनम्रतापूर्वक कहा, भाई यंग जी मेरी बहुत अधिक प्रशंसा करते हैं। यंग जी हंसते हुए बोला, हाँ, अगर आम लोगों में भाई किन जैसी प्रतिभा होती तो वे बहुत पहले ही अहंकारी और अजय बन गए होते। वे भाई किन की तरह विनम्र कैसे हो सकते हैं। दोनों ने यूं ही बातें की और देखते ही देखते प्रतियोगिता के दूसरे दौर का समय आ गया। वांग चेंगफेंग अखाड़े में पहुंचा और सबको चुप रहने का इशारा करने के लिए अपने हाथ नीचे दबाए। अखाड़े का शोर कुछ ही पलों में शांत हो गया। वांग चेंगफेंग ने कहा, प्रतियोगिता का दूसरा दौर शुरू होता है। सबसे पहले हम चुनौती देने वाले किन बुई को अखाड़े में आमंत्रित करेंगे। किन बुई ने मैदान में उड़ान भरी। वांग चेंगफेंग ने जारी रखा, अगले कृपया हमारे ग्रेट मिंग अकादमी के दूसरे वरिष्ठ प्रशिक्षक शा जियान का स्वागत करें, जो विपत्ति क्षेत्र के अंतिम चरण में है। खुरदरी त्वचा वाला मिट्टी के पीले रंग का चोला पहने एक हट्टा कट्टा आदमी अखाड़े में आ गिरा। शा जियान के मंच पर आने के बाद नीचे देख रहे छात्र और शिक्षक आश्चर्य से अपने मुंह खोलकर खड़े रह गए। उनकी आंखें तांबे की घंटियों की तरह चौड़ी हो गई। अकादमी के 8 वरिष्ठ प्रशिक्षकों में से प्रशिक्षक शा जियान की क्षमता निश्चित रूप से शीर्ष 3 में स्थान पा सकती है। मध्य चरण के एकीकरण बनाम अंतिम चरण की कठिनाइयों में जीतने की कोई संभावना नहीं है। खेल खत्म हो गया। अखाड़े में मौजूद किन बुई नाम का वह लड़का निश्चित रूप से मर चुका है। इस बार इसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। लड़ाई पूरी तरह से तनाव रहित है। अफसोस, अगली लड़ाई निश्चित रूप से एक तरफा होगी। यह बहुत दुख की बात है कि अपनी क्षमता से कहीं बढ़कर लड़ने की क्षमता रखने वाला एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हमारी आंखों के सामने मरने वाला है। शा जियान के अखाड़े में आते ही यंग जी ने यंग ये की ओर देखते हुए अपनी भौहें थोड़ी सिकुड़ी। यंग ये भी यंग जी को देख रहा था और अपनी आवाज यंग जी तक पहुंचा रहा था। तीसरे भाई, जिस बच्चे का आप पूरा समर्थन करते हैं वह मरने वाला है। यह वाकई दुखद है। हालांकि यंग ये ने यह कहा, लेकिन उसके लहजे में कोई उदासी नहीं थी। इसके विपरीत वह दूसरों की पीड़ा पर प्रसन्नता से भरा हुआ था। यंग जी ने पलटवार करते हुए कहा, बड़े भाई, अभी यह पता नहीं चला है कि कौन जीतेगा। इतनी जल्दी खुश मत होइए। मैंने देखा है कि बिग ब्रदर अमीर है और उसने ब्रदर किन के साथ हर मैच पर 40 मिलियन का दाम लगाया है। क्यों न हम दोनों भी दाम लगाएं, भाइयों। यंग ये ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, तीसरे भाई किस बात पर शर्त लगाना चाहते हैं। यंग जी ने दबे स्वर में दांत पीसते हुए कहा, बचे हुए 2 मुकाबलों के लिए मैं प्रत्येक मैच में 40 मिलियन निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन और जोड़ दूंगा।
अगर भाई किन जीतता है तो आपको भाई किन और मुझे 40 मिलियन निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन का खजाना देना होगा। अगर भाई किन हार जाता है तो मैं व्यक्तिगत रूप से आपके लिए 80 मिलियन निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन निकालूंगा। इस बार यंग ये सचमुच हिचकिचा रहा था। एक मैच के लिए 80 मिलियन निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन, उसे भी इस बारे में सतर्क रहना पड़ा। क्या ऐसा हो सकता है कि बड़ा भाई डर रहा हो, शर्त लगाने की हिम्मत न कर रहा हो? यंग जी ने उकसाते हुए कहा। यंग ये को वांग चेंगफेंग द्वारा किया गया वादा याद आया और फिर उसने अखाड़े में संकट क्षेत्र के अंतिम चरण में शाहजियान और एकीकरण क्षेत्र के मध्य चरण में किन बुई को देखा। दोनों के स्तर में इतना बड़ा अंतर था कि भले ही किन बुई की युद्ध शक्ति कितनी भी भयानक क्यों न हो, वह शाहजियान को हरा नहीं सकता था। उसके हारने की संभावना लगभग शून्य थी। यह सोचकर यंग ये के मन में अब कोई झिझक नहीं रही और उसने कहा, एक मैच के लिए 80 मिलियन स्पिरिट स्टोन काफी नहीं है, क्यों न हम भाई इसे एक सम संख्या तक बढ़ा दें। एक मैच के लिए 100 मिलियन निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन कैसे रहेंगे? यंग जी ने आत्मविश्वास से भरे यंग ये को देखा और मन ही मन दांत पीसते हुए कहा, ठीक है, एक मैच के लिए 100 मिलियन निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन, मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ। जैसे ही वांग चेंगफेंग युद्ध शुरू होने की घोषणा करने वाले थे, यंग जी अपनी सीट से उठ खड़े हुए और बोले, एक पल रुकिए। वांग चेंगफेंग ने उलझन भरी नजरों से यंग जी की ओर देखा और पूछा, तीसरे राजकुमार, क्या कोई बात है? यंग जी की आवाज पूरे अखाड़े में गूंज उठी। कृपया डीन वांग और यहाँ उपस्थित सभी लोग गवाह बने। भाई किन और बड़े भाई की शर्त के अलावा 60 मिलियन निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन और जोड़ दें। शेष 2 लड़ाइयों में यदि भाई किन जीतता है तो बड़े भाई को प्रत्येक मैच के लिए मुझे 60 मिलियन निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन अतिरिक्त रूप से खोने पड़ेंगे। अगर भाई किन हार जाते हैं तो मैं व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक मैच के लिए बड़े भाई को 100 मिलियन निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन का मुआवजा दूंगा। वांग चेंगफेंग अब सचमुच हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि यंग ये और यंग जी इतनी बड़ी रकम दांव पर लगाएंगे और शर्त में 60 मिलियन और जोड़ देंगे। वांग चेंगफेंग ने अपनी संपत्ति का हिसाब लगाया। अगर यंग ये और यंग जी इसी तरह फिजूल खर्ची करते रहे तो अनुमान था कि कुछ ही लड़ाइयों में उनकी सारी संपत्ति खत्म हो जाएगी। उसने जिज्ञासा भरी निगाहों से यंग ये की ओर देखा और यंग ये ने वांग चेंगफेंग को सिर हिलाकर सहमति दी। वांग चेंगफेंग ने कहा, ठीक है, मैं और यहाँ मौजूद सभी लोग इस शर्त के गवाह बनेंगे। नीचे बैठे दर्शक एक बार फिर सदमे में थे। एक माचिस की तीली के लिए 100 मिलियन घटिया स्पिरिट स्टोन, ये किस तरह की अवधारणा है? अफसोस, मेरी मौजूदा आमदनी के हिसाब से बिना खाए पिए 100 मिलियन निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन कमाने में 10,000 साल लग जाएंगे। यह वाकई में बहुत खर्चीला मैच है। आज आकर इसे देखना वाकई में फायदेमंद रहेगा। लंबे समय से यह अफवाह थी कि प्रथम राजकुमार और तृतीय राजकुमार के बीच हमेशा से मतभेद रहे हैं। अब ऐसा लगता है कि यह अफवाहें सच है। बिल्कुल सही, जैसा कि कहावत है, दुश्मन जब मिलते हैं तो बेहद ईर्ष्यालु हो जाते हैं। यह आसमान छूती शर्त निश्चित रूप से दोनों के बीच लंबे समय से चली आ रही दुश्मनी से अविभाज्य रूप से जुड़ी हुई है। मंच पर खड़े किन बुई भी थोड़े अचंभित थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यंग ये के साथ इतनी बड़ी शर्त लगाएगा। उसने नीचे यंग जी की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। यंग जी ने शांत होने का नाटक किया और उसे ऐसे देखा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसके होंठ हिल रहे थे। किन बुई यंग जी के होंठों की हरकत से समझ गया कि दूसरा पक्ष उसे खुश रहने के लिए कह रहा है। खगोलीय शर्त के बारे में सुनकर शाहजियान ने अपने होंठ चाटे और किन बुई की ओर देखते हुए कहा, जब तक मैं तुम्हारे खिलाफ जीत जाता हूँ, मैं प्रथम राजकुमार को 100 मिलियन निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन जीतने में मदद कर सकता हूँ। प्रथम राजकुमार महामहिम निश्चित रूप से बहुत प्रसन्न होंगे और शायद मुझे कुछ दुर्लभ खजाने से पुरस्कृत भी करेंगे। हे बच्चे, तुम सचमुच मेरे लिए भाग्य के सितारे हो। तुम्हें हराकर मुझे प्रथम राजकुमार के करीब आने का मौका मिल जाएगा। किन बुई ने शाहजियान को ऐसे देखा जैसे वह कोई मूर्ख हो और कहा, क्या तुम सपना देख रहे हो? शाहजियान के चेहरे पर खुशी के कारण आई मुस्कान अचानक जम गई और उसने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए घातक इरादे से कहा, बच्चे, तुमने क्या कहा? किन बुई ने उदासीनता से कहा, मैंने कहा, क्या तुम सपना देख रहे हो? क्या इस बार तुम्हें समझ आया? शाहजियान ने धमकी देते हुए कहा, बच्चे, मैं तुम्हें बाद में तड़पा तड़पा कर मार डालूंगा, जिससे तुम मुझसे जान से मारने की भीख मांगोगे। किन बुई ने उपहास करते हुए कहा, हु नाम के आखिरी मृत व्यक्ति ने भी यही बात कही थी, लेकिन वह मर गया। अब मरने की तुम्हारी बारी है। शाहजियान ने किन बुई को ऐसे देखा मानो उसने दुनिया का सबसे बड़ा मजाक सुना हो और कहा, मैं विपत्ति लोक के अंतिम चरण में हूँ और तुम एकीकरण लोक के मध्य चरण में हो, जो कि एक पूर्णतः 2 अलग अलग लोक हैं। मुझे मारने के लिए तुम क्या करोगे? अपने मुंह से। क्लैंग क्लैंग। शाहजियान और किन बुई ने लगभग एक साथ अपने हथियार निकाल लिए और एक दूसरे को देखने लगे। वांग चेंगफेंग ने अखाड़े में दोनों के बीच बढ़ते तनाव को देखा और बिना किसी देरी के कहा, प्रतियोगिता का दूसरा दौर आधिकारिक तौर पर शुरू होता है। शाहजियान ने अपने हाथ में मिट्टी के पीले रंग की लंबी तलवार पकड़ी और चिल्लाया, 3 जन्मों की तलवार कला पूर्व जन्म का आड़ू फूल भाग्य। मिट्टी के पीले रंग की लंबी तलवार पर आड़ू का फूल सघन रूप से उभरा हुआ था। शाहजियान की आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रभाव से आड़ू का फूल पलक झपकते ही गाड़ी के पहिए के आकार का हो गया और किन बुई की ओर तेजी से बढ़ने लगा। जीवन का संहार नरसंहार। तेज गति से कंपन करती हुई किलिंग लाइफ ब्लेड ने आड़ू के फूल पर वार किया। स्विश। जीवन रक्षक तलवार की धार आड़ू के फूल को भेद गई। किन बुई की आंखें सिकुड़ गईं। यह वास्तव में महत्वपूर्ण नहीं है। इस पर शाहजियान जोर से हंसा और बोला, किन बुई, तुम मेरी चाल में फंस गए। यह एक दिव्य चेतना का हमला है। शाहजियान के बोलते ही गाड़ी के पहिए के आकार के आड़ू के फूल ने किन बुई को घेर लिया। पलक झपकते ही यह बाहरी दुनिया से गायब हो गया और किन बुई के चेतना सागर में आ गया। अच्छा नहीं, किन बुई ने मन ही मन सोचा। किलिंग लाइफ ब्लेड तेजी से किन बुई के हाथ से गायब हो गया और चेतना के सागर में प्रकट हो गया। जीवन का संहार विनाश। चेतना के सागर में एक गोलाकार चंद्रमा उदय हुआ, जिसने आड़ू के फूल को मजबूती से घेर लिया। गोलाकार चंद्रमा के भीतर जीवन नाशक ब्लेड के प्रेत प्रकट हुए, जो आड़ू के फूल की ओर वार कर रहे थे। क्लैंग क्लैंग क्लैंग। असंख्य किलिंग लाइफ ब्लेड प्रेतों के घेरे में आड़ू के फूल चूर चूर होकर चूर चूर हो गए। किन बुई ने राहत की सांस ली। बाल बाल बच गए। किलिंग लाइफ ब्लेड एक बार फिर किन बुई के हाथ में प्रकट हो गया। शाहजियान ने कुछ अविश्वास के साथ कहा, अभी अभी हुआ वह हमला क्या था? वह दिव्य चेतना आड़ू के फूल को पल भर में कैसे हरा सकता है? किन बुई ने कुछ नहीं कहा, बल्कि उसने किलिंग लाइफ ब्लेड को कसकर पकड़ा और शाहजियान को मार डाला। जीवन का संहार नरसंहार।
तेज गति से कंपन करती हुई किलिंग लाइफ ब्लेड ने शाहजियान पर वार किया, जिसने बचाव के लिए अपनी लंबी तलवार उठाई। क्लैंग, तलवारें आपस में टकराई और धातु के टकराने की ध्वनि गूंज उठी। जीवन का संहार, आत्माओं का बिखराव। किनबुई के हाथ में मौजूद किलिंग लाइफ ब्लेड पल भर में गायब हो गया और किनबुई के चेतना सागर में प्रकट हो गया। चेतना के सागर में व्याप्त दिव्य चेतना उग्र रूप से किलिंग लाइफ ब्लेड में समाहित हो गई और पलक झपकते ही किलिंग लाइफ ब्लेड पूरी तरह से सुनहरी हो गई। अगले ही क्षण किनबुई के सामने स्वर्ण में किलिंग लाइफ ब्लेड प्रकट हुआ और शाहजियान की ओर बढ़ते हुए उसे मार डाला। स्विश! किलिंग लाइफ ब्लेड बेहद तेज था और पलक झपकते ही शाहजियान के सामने पहुंच गया। शाहजियान ने न तो वार से बचने की कोशिश की और न ही पीछे हटा, बल्कि एक हाथ से अपनी तलवार पकड़ी और हथेली के आकार की किलिंग लाइफ ब्लेड पर वार किया। क्लैंग! किलिंग लाइफ ब्लेड का हमला अचानक रुक गया और तलवार के वार से वह पीछे हट गया। किनबुई ने अपना हाथ बढ़ाया और किलिंग लाइफ ब्लेड को पकड़ लिया। हथेली के आकार की किलिंग लाइफ ब्लेड उसके हाथ में वापस अपने सामान्य आकार में आ गई। शाहजियान ने व्यंग्य करते हुए कहा, यह तो एक अजीबोगरीब दिव्य चेतना का हमला है, लेकिन तुम्हारी साधना का स्तर बहुत कम है। अगर तुम मेरे ही स्तर पर होते तो मुझे डर है कि तुम अभी अभी किए गए उस प्रहार में सफल हो जाते। बच्चे, आज मैं तुम्हें यह बता दूंगा कि कोई तकनीक कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, साधना के स्तर के समर्थन के बिना वह बेकार है। 3 जिंदगियां, तलवार कला, वर्तमान जीवन, अधोमान। शाहजियान के हाथ में मौजूद लंबी तलवार से अचानक एक गहरा प्रकाश निकला जो उसके पैरों के नीचे संघनित हो गया। वह गहरा प्रकाश शाहजियान के पैरों के नीचे से लेकर किनबुई के पैरों तक फैला हुआ था। किनबुई ने धीमी आवाज में कहा, क्षेत्र। शाहजियान मुस्कुराया और बोला, बच्चे, लगता है तुम्हें कुछ ज्ञान है। यह वास्तव में विपत्ति क्षेत्र का इलाका है, देखो तुम कैसे प्रतिरोध करते हो। शाहजियान और किनबुई के बीच अंधेरे प्रकाश से बनी एक सड़क दिखाई दी। सड़क के दोनों किनारों पर अनगिनत सफेद फूल लगाए गए थे, फूल कलियां बन रहे थे, ऐसा लग रहा था मानो वे खिलने ही वाले हों। शाहजियान ने कहा, जब अधोमार्ग के दोनों ओर के दूसरे किनारे के फूल पूरी तरह खिल जाएंगे तब तुम्हारी मृत्यु होगी। किनबुई के पैरों के नीचे से एक बंधन की शक्ति उठ उठी। किनबुई अपना शरीर हिलाना चाहता था, लेकिन उसने पाया कि वह बिल्कुल भी हिल नहीं सकता। बच्चे, तुम हिल नहीं सकते, है ना? जब तक तुम विपत्ति क्षेत्र तक नहीं पहुंच जाते तब तक तुम किसी भी क्षेत्र की शक्ति का अनुभव नहीं कर पाओगे, शाहजियान ने कहा। किनबुई के होठों पर मुस्कान आ गई और उसने कहा, मेरा भी एक राज्य है। जीवन का संहार, मृत्यु का क्षेत्र। किनबुई को केंद्र मानकर एक धुंधला क्षेत्र तेजी से पूरे मैदान में फैल गया। जब वह धुंधला सा क्षेत्र प्रकट हुआ तो उसके पैरों के नीचे की जकड़न काफी हद तक कम हो गई। किनबुई ने आगे बढ़कर शाहजियान पर हमला कर दिया। जीवन का संहार, विनाश। अखाड़े में एक रक्तचंद्र चंद्रमा उदय हुआ जिसने शाहजियान को पूरी तरह से ढक लिया। रक्तचंद्रमा के भीतर अनगिनत रक्त लाल रंग के किलिंग लाइफ ब्लेड प्रेत प्रकट हुए और उन्होंने शाहजियान पर हमला कर दिया। जीवन का संहार, नरसंहार। हमला यहीं नहीं रुका। किलिंग लाइफ ब्लेड को पकड़े हुए किनबुई किलिंग लाइफ ब्लेड के प्रेतों के साथ मिल गया और शाहजियान के सिर की ओर वार किया। इतने खतरनाक आक्रमण का सामना करते हुए भी शाहजियान के चेहरे पर घबराहट नहीं दिखी। इसके बजाय उसने हैरानी से किनबुई की ओर देखा और पूछा, आप स्पष्ट रूप से एकीकरण क्षेत्र के मध्य चरण में हैं, आप भला किसी क्षेत्र पर अपना अधिकार कैसे जमा सकते हैं? आप किस प्रकार की तकनीक विकसित कर रहे हैं? ये तो बहुत ही शक्तिशाली है। 3 लाइफ स्वॉर्ड आर्ट नेक्स्ट लाइफ लाइक अ मिरर। शाहजियान के हाथ में मौजूद लंबी तलवार से एक चकाचौंध भरी सफेद रोशनी निकल रही थी, जिससे अखाड़े का हर कोना जगमगा रहा था। चकनाचूर। शाहजियान की धीमी चीख के साथ ही अखाड़े में शीशा टूटने जैसी आवाज गूंज उठी। दरार। इस आवाज के साथ ही अखाड़े में किनबुई और शाहजियान के सभी आक्रमण शीघ्र ही क्षीण हो गए। जब सफेद रोशनी गायब हो गई तो किनबुई और शाहजियान विपरीत कोनों में खड़े थे, मानो अभी कुछ हुआ ही न हो। शाहजियान ने किनबुई को कुछ तीखी निगाहों से देखते हुए कहा, मुझे तुम्हारे हाथ में मौजूद चाकू और तुम्हारी तलवार चलाने की तकनीक बहुत पसंद आई है। अगर आप उन्हें इस समय मुझे सौंप देते हैं तो मैं आपको न मारने और आपकी जान बख्शने पर विचार कर सकता हूँ। किनबुई ने ठंडे भाव से कहा, अगर तुम इसे चाहते हो तो तुम्हें यह देखना होगा कि क्या तुम्हारे पास इसे हासिल करने के लिए जीवन शक्ति है या नहीं। किनबुई का दृढ़ रवैया देखकर शाहजियान ने कहा, चूंकि तुम इतने कृतघ्न हो तो मेरे पास तुम्हें मारने और इसे स्वयं लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। 3 जिंदगियां, तलवार कला, 3 जिंदगियां एकजुट। पलक झपकते ही शाहजियान के हाथ में मौजूद लंबी तलवार पर गाड़ी के पहिए के आकार का एक आड़ू का फूल, यिन और यांग जगत को जोड़ने वाला प्रतीत होने वाला एक पाताल मार्ग और एक चकाचौंध भरी सफेद रोशनी संग्रहित हो गई। ये तीनों धीरे धीरे एक में विलीन हो गए। अधोलोक और श्वेत प्रकाश आपस में विलीन होकर एक यिन यांग मछली का रूप ले लिया। यिन यांग मछली के केंद्र में एक विशाल आड़ू का फूल छिपा हुआ था। जाना। शाहजियान ने उंगली उठाई और यिन यांग मछली ने किनबुई पर हमला कर दिया। किनही को यिन यांग मछली से बहुत बड़ा खतरा महसूस हुआ। अगर सावधानी से काम नहीं लिया गया तो उसे कम से कम गंभीर चोटें तो आ ही जाएंगी। लापरवाही करने की हिम्मत न करते हुए किनही ने अपने हाथ में घातक तलवार पकड़ी हुई थी, उसकी आंखों में लड़ने का जज्बा भरा हुआ था। जीवन मृत्यु के क्षेत्र का संहार। किनही पर केंद्रित अंधकार में क्षेत्र तेजी से पूरे अखाड़े में फैल गया। जीवन का संहार, विनाश। अखाड़े के केंद्र में एक बार फिर रक्तचंद्र उदय हुआ जिसने पूरे मंच को अपनी चपेट में ले लिया। किनही रक्तचंद्र में खड़ा था जिसके भीतर अनगिनत किलिंग ब्लेड प्रेत लगातार संघनित हो रहे थे। नहीं। किनही की कोमल चीख के साथ अनगिनत किलिंग ब्लेड प्रेत शाहजियान की ओर झपटे। किनही, नींद। उसके सामने मौजूद किलिंग ब्लेड के प्रेत पल भर में मिलकर एक लगभग ठोस खून जैसे लाल रंग के किलिंग ब्लेड के प्रेत में बदल गए। जीवन का संहार, आत्मा का विखंडन। उसके दिमाग से दिव्य चेतना का प्रवाह हुआ और वह रक्त लाल रंग के किलिंग ब्लेड के प्रेत में समाहित हो गया। इसके साथ ही अंधकार में क्षेत्र से मृत्यु का साया भी छा गया। पलक झपकते ही खून जैसे लाल रंग के किलिंग ब्लेड प्रेत का रूप पूरी तरह से बदल गया। गहरा रक्त जैसा लाल और सुनहरा, प्रत्येक रंग 1/3 भाग में फैला हुआ है। रूपांतरित किलिंग ब्लेड प्रेत ने एक शक्तिशाली हत्या का इरादा प्रकट किया और शाहजियान के दिमाग पर हमला किया। जीवन का संहार, नरसंहार। किनही के सामने एक और रक्त लाल रंग का किलिंग ब्लेड प्रेत प्रकट हुआ। अपने बाएं हाथ में खून जैसे लाल रंग के किलिंग ब्लेड के प्रेत को पकड़े हुए उसने ब्लेड को उल्टा घुमा दिया। किनही ने अपनी पूरी ताकत से तेज गति से कंपन करते हुए रक्त लाल रंग के किलिंग ब्लेड के प्रेत को शाहजियान की ओर फेंका। सोह।
रक्त के रंग के लाल रंग के किलिंग ब्लेड प्रेत ने हवा में ध्वनि विस्फोटों की एक श्रृंखला उत्पन्न की। हमला यहीं खत्म नहीं हुआ। किन ये ने अपने हाथ में घातक तलवार पकड़े हुए फुसफुसाया, जीवन का संहार, विनाश, अमर नरसंहार। जेंग जेंग। नहीं। किलिंग ब्लेड की धार लगातार और अटूट रूप से ब्लेड की गूंज से गूंज उठी। पलक झपकते ही ब्लेड एकदम काला हो गया, जिससे हत्या करने की तीव्र मंशा झलक रही थी। ब्लेड के केंद्र में एक झिलमिलाता हुआ रक्त जैसा लाल रंग दिखाई दिया। किन ही ने तुरंत 2 वार किए और 2 तलवारें प्रकट हुई। एक ब्लेड आधा बना हुआ और आधा बिना आकार का था। दूसरी तलवार घोर काली थी, जिससे एक अत्यंत दबंग आभा निकल रही थी। 2 धारदार ब्लेड यिन यांग मछली पर जा टिके और उसकी ओर बढ़ते हुए उसे मार डाला। रास्ते में 2 तलवारें 2 ड्रैगन की तरह एक दूसरे से लिपट गईं और आपस में विलीन होने लगी। लगभग पल भर में दोनों ब्लेड आपस में जुड़कर एक ऐसे ब्लेड में तब्दील हो गए जो घोर काला था और उसमें खून के लाल रंग की हल्की सी झलक थी। रक्त के लाल रंग की हल्की झलक वाली तलवार ने विनाश की एक शक्तिशाली आभा प्रकट की। किन ही के हमलों की श्रृंखला लगभग पलक झपकते ही पूरी हो गई। शाहजियान को पिछले एक पल तक तो पूरा भरोसा था, लेकिन अगले ही पल वह किन ही के पूरे बल के आक्रमण से घिर गया। विशेषकर एनिहिलेशन ब्लेड टेक्निक और इमॉर्टल स्लॉटर ब्लेड टेक्निक के संयुक्त प्रयोग को देखने के बाद उनके चेहरे के भाव में जबरदस्त बदलाव आया। तुम्हारे पास इतनी शक्तिशाली तलवार चलाने की तकनीक कैसे हो सकती है? यह कैसे संभव है? यह ब्लेड तकनीक आखिर है क्या, जो एक फ्यूजन दायरे को इतनी भयानक युद्ध शक्ति से भर सकती है? अखाड़े के नीचे खड़ा प्रथम राजकुमार भी खड़ा हो गया। उसकी आंखों में भय की एक झलक दिखाई दी। संकटकालीन क्षेत्र की पूर्णता अवस्था तक साधना करने के बाद उसने किन ही की तलवार में तीव्र बेचैनी का अनुभव किया। वांग चेंगफेंग लगभग उसी समय खड़ा हुआ जब यंग ये खड़ा हुआ था और अविश्वास भरी निगाहों से अखाड़े की ओर देखने लगा। उसकी पृष्ठभूमि क्या है? उसे इतनी शक्तिशाली विरासत क्यों मिली है? यंग ये काफी देर तक चुप रहा, फिर उसने वांग चेंगफेंग की ओर देखा और कहा, डीन वांग, ये लड़ाई पहले ही समाप्त हो चुकी है। वांग चेंगफेंग ने कुछ कहने की इच्छा से अपना मुंह खोला, लेकिन शब्द उसके होठों तक पहुंचे और उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे, इसलिए उसने कहा, यह वास्तव में खत्म हो गया है। इन दोनों की साधना शैली को देखते हुए शाहजियान निश्चित रूप से किन ये के पागलपन भरे और भयानक आक्रमण के सामने जीवित नहीं रह पाएगा। यंग ये ने किन ये की ओर देखते हुए एक एक शब्द कहा, तीसरे युद्ध में उसे मारना ही होगा। अगर यह व्यक्ति नहीं मरा तो वह हमारे लिए एक बड़ा छिपा हुआ खतरा बन जाएगा। वांग चेंगफेंग ने कहा, तीसरे दौर में मैं 8 उन्नत गुरुओं में प्रथम स्थान पर रहने वाले ली हुआओ के लिए मुकाबले की व्यवस्था करूंगा। ली हुआओ को कष्टकाल के चरम चरण तक पहुंचे काफी समय हो चुका है। इतने लंबे समय तक साधना करने के बाद यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उनका एक कदम महायान क्षेत्र में पहले ही पड़ चुका है। यंग ये की आंखों में एक चमक सी झलक गई और उसने कहा, आधा चरण महायान। जो साधक महायान के अर्ध चरण में प्रवेश कर चुका है उसने महायान क्षेत्र का सबसे कठिन चरण पहले ही पार कर लिया है। बाकी सब कुछ स्वयं को निरंतर निखारने का है और स्वयं को पूर्णता तक निखारने के बाद व्यक्ति स्वाभाविक रूप से महायान क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है। महायान विद्या के अर्ध चरण में निपुण व्यक्ति को महान मिंग राजवंश का एक अनमोल रत्न कहा जा सकता है। यदि पर्याप्त समय हो तो भविष्य में महायान जगत में महान मिंग राजवंश के पास अनिवार्य रूप से एक और शक्तिशाली शक्ति होगी। यंग ये ने दूर से यंग जी की ओर देखा तो पाया कि दृष्टि क्षेत्र में यंग जी सतह पर शांत था, मानो वह किन ये के आक्रमण से बिल्कुल भी आश्चर्यचकित न हुआ हो। दरअसल यंग जी के दिल में पहले से ही हलचल मची हुई थी, लेकिन उसने सतह पर खुद को बेहद संयमित रखा। यंग जी ने मन ही मन सोचा, किन भाई की भयानक और अद्वितीय तलवारबाजी तकनीक इसे दूसरी बार देखने पर भी लोगों को इससे खुद को छुड़ाने में असमर्थ बना देती है। यंग ये ने अपनी आवाज यंग जी तक पहुंचाई, तीसरे भाई, बढ़िया तरीके, आपके लिए ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति का होना बधाई हो। यंग ये के लहजे में बधाई का कोई भाव नहीं था। यंग जी ने यंग ये की ओर मुड़कर हल्के से कहा, अगर बिग ब्रदर लोगों के साथ ईमानदारी से पेश आ सकता है तो वह ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को भी खोज सकता है। कुछ देर रुकने के बाद यंग जी का लहजा थोड़ा अतिरंजित था। ओह, मैं भूल गया, भले ही बिग ब्रदर लोगों के साथ ईमानदारी से व्यवहार न करे, फिर भी क्या ऐसे बहुत से लोग नहीं हैं जो आपके लिए काम करने को तैयार है? मुझे तो बड़े भाई को बधाई देनी चाहिए। महायान जगत का वांग चेंगफेंग बड़े भाई का अनुसरण करने को तैयार है, इसमें मेरा क्या लेना देना है? यंग जी के व्यंग्य को सुनकर यंग ये ने बोलना बंद कर दिया और दोनों ने अखाड़े की ओर देखना शुरू कर दिया। साथ ही अखाड़े में शाहजियान ने एक लंबी तलवार पकड़ी हुई थी और अपने बगल में एक तलवार का घेरा बनाया, जिससे उस पर होने वाले सभी हमले उसके दायरे में आ गए। कियांग, सबसे पहले बिखरने वाला तेज गति से कंपन करने वाला खून जैसा लाल रंग का किलिंग ब्लेड प्रेत था। कियांग, आत्मा के प्रकीर्णन द्वारा निर्मित दिव्य चेतना का हमला शाहजियान से अभी भी 1 इंच दूर था। शाहजियान ने 2 उंगलियां फैलाई और दिव्य चेतना हमले के रक्त लाल किलिंग ब्लेड प्रेत को जकड़ लिया। काका, अपनी उंगलियों की पूरी ताकत से सोल स्कैटरिंग द्वारा निर्मित रक्त लाल किलिंग ब्लेड के प्रेत को कुचल दिया गया। लंबी तलवार द्वारा निर्मित तलवार का घेरा तेजी से फैल गया और रक्त चंद्रमा में मौजूद सभी किलिंग ब्लेड प्रेतों को अपने घेरे में ले लिया। कियांग, कियांग, नहीं। पलक झपकते ही रक्तचंद्र के प्रकाश में मौजूद किलिंग ब्लेड के सभी प्रेत गायब हो गए। इस समय शाहजियान ने राहत की सांस तो नहीं ली, बल्कि उनका चेहरा और भी गंभीर हो गया। किन ये के पिछले हमले उसके लिए महज शुरुआत थे और उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं थी। वास्तव में उसे किन ये के आखिरी 2 बारों से खतरा था। कियांग, इसी समय गहरे काले रंग की तलवार जिसमें खून के लाल रंग की हल्की सी झलक थी यिन यांग मछली पर आकर गिरी। कियांग, धातुओं के टकराने की आवाज आई जिससे लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। कियांग, घोर काली तलवार यिन यांग मछली पर जा गिरी और दोनों पक्ष गतिरोध की स्थिति में आ गए। ये दृश्य देखकर शाहजियान ने राहत की सांस ली। मैंने इसे रोक दिया। अगर इस ब्लेड को रोका नहीं जाता तो बाद में क्या होगा ये लगभग बिना सोचे समझे ही पता चल जाता। किन ही ने घातक तलवार पकड़ी और जोर से चिल्लाया, मेरे लिए रास्ता छोड़ो। जेंग, किलिंग ब्लेड का ब्लेड कांपने लगा जिससे ब्लेड की भनभनाहट की आवाज आई। किलिंग ब्लेड द्वारा ब्लेड की गूंज उत्पन्न होने के बाद घोर काली ब्लेड की शक्ति अचानक 3 अंक बढ़ गई। घोर अंधकार में तलवार के प्रकाश और यिन यांग मछली द्वारा निर्मित संतुलन क्षण भर में टूट गया। लगभग पलक झपकते ही घोर अंधेरे तलवार के प्रकाश ने निर्दयता से यिन यांग मछली को नष्ट कर दिया। घोर अंधेरे कृपाण के प्रकाश की शक्ति जरा भी कम नहीं हुई
और उसने यिन यांग मछली के पीछे मौजूद रेत की तलवार पर हमला कर दिया। इस समय सैंड स्वॉर्ड का चेहरा पीला पड़ गया था और उसके चेहरे पर पहले से कहीं अधिक दयनीय भाव थे। उस पर तेजी से हमला कर रही घोर काली तलवार जैसी रोशनी को देखते हुए उसने कड़वाहट से कहा, मैं फिर भी इसे रोक नहीं सका, क्या स्वर्ग मुझे मार डालेगा? स्वर्ग तुम्हारे किए गए पापों को क्षमा कर सकता है, लेकिन तुम अपने द्वारा किए गए पापों के साथ नहीं जी सकते। अब नरक में जाओ, किन ये ने कहा। चे घोर अंधेरी तलवार की रोशनी सैंड स्वॉर्ड पर पड़ी। घोर अंधेरे कृपाण के प्रकाश की प्रबल शक्ति के कारण सैंड स्वॉर्ड का शरीर लगभग पलक झपकते ही राख में बदल गया। घोर अंधेरे में चमकती तलवार की रोशनी का हमला यहीं नहीं रुका और वह अखाड़े के किनारे की ओर उड़ गई। बूम! तलवार की रोशनी अखाड़े के किनारे से टकराई, जिससे अखाड़े के किनारे पर लहरें दिखाई देने लगी। पिछली बार के अनुभव को देखते हुए इस बार जब दर्शकों ने अखाड़े के किनारे पर हमला करते हुए घोर अंधेरे तलवार की रोशनी देखी तो वे बिल्कुल भी घबराए नहीं। इसी क्षण घोर अंधेरी तलवार की रोशनी अचानक बाहर की ओर फैल गई और चकाचौंध भरी रोशनी से भर उठी। मंच के नीचे अपर्याप्त साधना वाले कई छात्रों ने अपनी आंखों को हाथों से ढक लिया, लेकिन ऐसा करने से भी कोई फायदा नहीं हुआ और उनकी आंखों के कोनों से आंसू अनियंत्रित रूप से बहते रहे। वांग चेंगफेंग ने अखाड़े पर चमकती रोशनी को देखते हुए कहा, जिसने अभी अभी सैंड स्वॉर्ड को मारा वह इस कृपाण तकनीक का सबसे शक्तिशाली योद्धा नहीं था। अब जो चकाचौंध भरी रोशनी फूट रही है वही इस तलवारबाजी तकनीक का मूल तत्व है। ऐसी तलवारबाजी तकनीक सचमुच भयावह है। किस प्रकार का अस्तित्व इतनी उत्कृष्ट और घातक तलवारबाजी की तकनीकें विकसित कर सकता है? सैंड स्वॉर्ड की मौत का जिक्र करते हुए वांग चेंगफेंग के चेहरे पर एक बार फिर कड़वाहट का भाव आ गया। ग्रेट मिंग अकादमी के 8 वरिष्ठ गुरुओं में से 2 की मृत्यु इतने कम समय में हो चुकी है। यहाँ तक कि शीर्ष 3 में स्थान पाने वाला सैंड स्वॉर्ड भी प्रतिद्वंद्वी के आक्रमण का सामना नहीं कर सका और प्रतिद्वंद्वी की तलवार के नीचे मारा गया। वांग चेंगफेंग को ऐसा लग रहा था मानो उसका दिल खून से लथपथ हो। एक वरिष्ठ गुरु को प्रशिक्षित करने में लगने वाला समय, ऊर्जा और संसाधन खगोलीय थे, और उसके बगल में बैठी यंग ये की आंखें झपक रही थी। वह सोच रही थी कि वह क्या सोच रहा है। अखाड़े के किनारे पर उठने वाली लहरें हिंसक रूप से कांप रही थी। तेज रोशनी में पूरा स्टेडियम हिल रहा था। मैदान में कंपन लगातार तेज होता गया। बूम! एक तेज आवाज आई और अखाड़े के किनारे पर बनी लहरों में एक छोटा सा छेद दिखाई दिया। छोटा सा छेद धीरे धीरे बड़ा होता गया। पलक झपकते ही अखाड़े के किनारे पर बनी लहरें गायब होकर शून्य में विलीन हो गईं। अखाड़े की बाधा के बिना चकाचौंध भरी रोशनी तेजी से बाहर की ओर फैल गई। यह देखकर वांग चेंगफेंग ने मन ही मन कहा, अच्छा नहीं है। जरा भी देरी किए बिना मंच के नीचे बैठे सभी लोग ग्रेट मिंग अकादमी के छात्र और शिक्षक थे। अगर डीन की नाक के नीचे कोई दुर्घटना हो जाती है तो न केवल वह दोष से बच नहीं पाएगा बल्कि उसकी प्रतिष्ठा भी मिट्टी में मिल जाएगी। वांग चेंगफेंग तुरंत अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ और हवा में उड़ गया। हवा में सवारी करने का कौशल, हवा पर नियंत्रण। वांग चेंगफेंग का वस्त्र बिना हवा के हिल रहा था और उसके बगल में हवा के झोंके दिखाई दिए। हवा में सवारी करने का कौशल, हवा की दीवार। वांग चेंगफेंग ने दोनों हाथों से आगे की ओर धक्का दिया और उसके बगल में हवा के झोंके तुरंत अखाड़े की परिधि की ओर उड़ गए। वे अखाड़े के चारों ओर हवा की दीवारों में बदल गए। प्रकाश हवा से बचाव करने वाली दीवारों पर ऐसे चमक रहा था मानो बर्फ और हिम पर गर्म पानी डाला जा रहा हो, जिससे सिजलिंग की आवाज आ रही थी। दर्जनों सांसों के बाद जब हवा की दीवारों की केवल एक पतली परत ही बची रही तो चकाचौंध भरी रोशनी गायब हो गई। मंच के नीचे मौजूद छात्रों और शिक्षकों ने राहत की सांस ली। जैसे ही अखाड़े की लहरों को चीरते हुए प्रकाश की किरण फैली, सभी ने एक शक्तिशाली और विनाशकारी आभा को महसूस किया। सौभाग्य से डीन वांग ने समय रहते कार्रवाई की, अन्यथा हम सभी उपस्थित लोग खतरे में पड़ जाते। यह बहुत ही भयावह है। अभी अभी मुझे ऐसा लगा जैसे मैं मौत के कगार पर हूँ। मुझे अभी अभी घुटन महसूस हो रही थी। यह एहसास बहुत असहज है। शिक्षक सैंड स्वॉर्ड वास्तव में मर चुके हैं। किन ही नाम का यह प्रतिद्वंद्वी बहुत शक्तिशाली है। अफसोस, बिना किसी कौशल के इतने सारे लोगों के सामने बॉडी इंटीग्रेशन लेवल की साधना क्षमता वाले 3 क्लेश क्षेत्र के साधकों को चुनौती देने का साहस कौन करेगा। वांग चेंगफेंग हवा से नीचे उतरे। उनका चेहरा शांत था, लेकिन वास्तव में उन्हें पसीना भी आ रहा था। एक मध्य स्तरीय महायान साधक के रूप में यदि उसे किन यी, जो कि शरीर एकीकरण क्षेत्र का साधक है, के हमले का सामना करना पड़े, अगर उसे इसे रोकने के लिए 2 चालें चलनी पड़ती तो यह निश्चित रूप से हंसी का पात्र बन जाता। वांग चेंगफेंग ने किन यी की ओर देखा, जिसने पहले ही किलिंग लाइफ ब्लेड वापस ले लिया था और अखाड़े में अपनी जगह पर खड़ा था, और आवाज के माध्यम से कहा, किन यी, शानदार कौशल। मुझे आशा है कि तुम तीसरे युद्ध में बच जाओगे। इस समय वांग चेंगफेंग ने अपने हत्या के इरादे को नहीं छिपाया। किन यी ने उसके 2 जनरलों को एक के बाद एक मार डाला। उसके दिल में पनपा गुस्सा और आक्रोश फूट पड़ा था। वांग चेंगफेंग को इस बात से बेहद नफरत थी कि वह खुद जाकर उस लड़के को मार नहीं सकता था, अन्यथा वह निश्चित रूप से किन यी को दर्दनाक मौत देगा। किन यी ने वांग चेंगफेंग की ओर देखा और उदासीनता से जवाब दिया, डीन वांग, आप बहुत दयालु हैं। अब अपनी आंखें खोलकर देखिए कि मैं तीसरे मैच में आपके द्वारा भेजे गए व्यक्ति को कैसे मारता हूँ। वांग चेंगफेंग को किन यी के जवाब की इतनी सीधी और अहंकारी होने की उम्मीद नहीं थी और उन्होंने उसकी बातों को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। मुझे उम्मीद है कि तीसरे मैच में तुम्हारी बुरी तरह पिटाई होने से पहले भी तुम यही रवैया बनाए रखोगे, वांग चेंगफेंग ने आवाज के जरिए ठंडी आवाज में कहा। किन यी ने वॉइस ट्रांसमिशन के माध्यम से वांग चेंगफेंग के साथ और अधिक शब्द बर्बाद नहीं किए और सीधे वांग चेंगफेंग से कहा, डीन वांग, क्या दूसरे मैच का परिणाम घोषित किया जा सकता है। वांग चेंगफेंग नीचे अखाड़े में उतरे। उनका चेहरा थोड़ा उदास था, लेकिन उन्हें जबरदस्ती मुस्कुराना पड़ा और उन्होंने कहा, दूसरे मैच का विजेता किन यी। तीसरी लड़ाई आधे घंटे में शुरू होगी। ये कहने के बाद वांग चेंगफेंग बिल्कुल नहीं रुका और सीधे अखाड़े में नीचे की ओर उड़कर यंग ये के पास पहुंच गया। इससे पहले कि किन यी यंग ये से दूसरी शर्त के बारे में पूछ पाता, यंग जी की अधीर आवाज दर्शकों में गूंज उठी। भाई, दूसरे मैच में किन भाई ने मुझसे और किन भाई से कुल 100 मिलियन निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर जीते। आप इसका भुगतान कैसे करने की योजना बना रहे हैं। यंग जी को बोलते देख किन यी ने बोलना बंद कर दिया और अखाड़े में नीचे जाकर यंग जी के पास पहुंच गया। यंग जी की वर्तमान स्थिति को तेजस्वी कहा जा सकता है और उनके चेहरे पर उत्साह झलक रहा है। यंग जी उत्साह से भर उठता है। इतने सालों तक यंग ये ने उसे दबाकर रखा है और उसने बहुत सारी पीड़ाएं झेली है।
अब जब आखिरकार उसे राहत की सांस लेने का मौका मिल ही गया है, तो वह यंग ये को कैसे जाने दे सकता है। यंग ये अपनी सीट पर बैठा था। उसका चेहरा उदास और बेहद बदसूरत लग रहा था। 100 मिलियन निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों की कीमत भी उनके लिए काफी अधिक है। इन आध्यात्मिक पत्थरों की इस राशि को खोने के बाद आवश्यक खर्चों के अलावा अन्य हिस्सों में थोड़ी बचत करनी होगी। सबके सामने यंग ये के लिए अपने वचन से मुकरना असंभव था, अन्यथा यह सबसे बड़े राजकुमार की प्रतिष्ठा के लिए एक घातक आघात होगा। उसने धीरे से एक अंतरिक्ष वलय निकाला और उसे यंग जी की ओर फेंकते हुए कहा, इसमें 10 लाख उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर हैं। तीसरे भाई, कृपया पहले इन्हें मेरे लिए सुरक्षित रखें। मुझे पूरा यकीन है कि मैं तीसरा मैच जीतूंगा। यंग जी ने अंतरिक्ष वलय को उठाया और अपनी दिव्य चेतना से उसका अध्ययन किया। थोड़ी गिनती करने के बाद वह मुस्कुराया और यंग जी से कहा, भाई वाकई भरोसेमंद है। मैंने ये 10 लाख उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर स्वीकार कर लिए हैं।